डिस्क्लेमर, ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। फ्रेंड्स कहानी में कुछ चेंजेस है, जैसे कैपिटल सिटी को चंडीगढ़ सिटी से रिप्लेस कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आरएसवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप जादुई कहानियां, अद्भुत एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां पा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं ए फॉलन जीनियस की नई कड़ी, एपिसोड 85। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 85। जब विक्रम ने फिर से थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश किया, श्रद्धा और थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर अयर अभी भीतरी कमरे से एक साथ बाहर आए थे। श्रद्धा के हाथों में 2 लकड़ी के डिब्बे थे। बाहर से महसूस करने पर उनमें प्राचीनता की हलचल के संकेत थे। मैनेजर अयर, ये बहुत ज्यादा है। इतनी कीमती चीजें और आप इन्हें मुझे मुफ्त में दे रहे हैं, पैसे भी नहीं मांग रहे। मैं, श्रद्धा ने मैनेजर अयर की ओर कृतज्ञता भरे चेहरे के साथ कहा। विक्रम को समझ आ गया कि क्या हो रहा था। मैनेजर अयर ने 2 बेहतरीन वस्तुएं चुनकर श्रद्धा को सीधे उपहार में दे दी थी और भुगतान लेने का इरादा भी नहीं था। प्राचीन वस्तुओं की आभा के कंपन से स्पष्ट था कि मैनेजर अयर ने जो वस्तुएं दी थीं वे मूल्यवान थीं, शायद कम से कम करोड़ों रुपए की कीमत की। प्रेसिडेंट कपूर, कृपया मेरे साथ इतना औपचारिक न हो। हमने प्रेसिडेंट कपूर और मिस यामिनी और अन्य लोगों के नेक कार्यों को देखा। उस समय प्रेसिडेंट कपूर ने सिंघानिया परिवार का दृढ़ता से समर्थन किया था। हमारे मालिक भी इसके लिए बहुत सम्मान करते हैं। मैनेजर अयर बोलते हुए विक्रम के आगमन को देखकर जल्दी से आगे बढ़े और थोड़ा झुककर अभिवादन करते हुए विक्रम से कहा, यंग मास्टर विक्रम, हमारे मालिक ने मुझे एक संदेश देने को कहा। हालांकि हम सार्वजनिक रूप से सिंघानिया परिवार का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको हमारी किसी मदद की जरूरत हो, हम अभी भी सहायता करने को तैयार हैं। कृपया इन 2 वस्तुओं को हमारी पहली मुलाकात के उपहार के रूप में स्वीकार करें। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन सिंघानिया परिवार और कपूर परिवार के प्रति सद्भावना दिखा रहा था। श्रद्धा समझ गई कि मैनेजर अयर ने उसे प्राचीन वस्तुएं उसके अपने चेहरे की वजह से नहीं दी थीं, बल्कि विक्रम की वजह से दी थीं। हाल ही में मनाली सिटी में हुई कुछ घटनाओं के बावजूद खबरों को दबा दिया गया था। गुप्ता परिवार, अग्रवाल परिवार और ठाकुर परिवार एक के बाद एक खत्म हो गए थे, और चंडीगढ़ सिटी से ओबरॉय परिवार के वारिस और ओबरॉय परिवार के नौकर की मनाली सिटी में मृत्यु हो गई थी। ऐसी खबरों को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा कपूर कॉर्पोरेशन की नई दवा रिलीज कॉन्फ्रेंस में दिव्य चिकित्सक से USHEN ने कपूर कॉर्पोरेशन का समर्थन किया था। साथ ही अन्य प्रभावशाली हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। ये सभी संकेत बताते थे कि सिंघानिया परिवार उतना कमजोर नहीं था जितना सब सोचते थे। इसके अलावा कई रहस्यमयी ताकतें सिंघानिया परिवार के इर्द गिर्द जमा होने लगी थीं। वे सभी बड़े व्यापारी चतुर लोग थे। उनकी पसंद कुछ ऐसी जानकारी पर आधारित होगी जो बाहरी लोगों को नहीं पता थी, जैसे कि विक्रम का जागरण। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के लिए इसमें शामिल होना अभी देर नहीं हुई थी। आप सभी का धन्यवाद। जो मेरी पत्नी की मदद करते हैं वे अच्छे लोग हैं। विक्रम ने वह मूर्खता नहीं दिखाई जिसके लिए वह जाना जाता था, बल्कि काफी सामान्य रूप से जवाब दिया। USHEN ने पहले ही आधार तैयार कर दिया था कि विक्रम धीरे धीरे जागेगा। इसलिए विक्रम की बुद्धि का 8 साल के बच्चे के स्तर से 10 साल के बच्चे के स्तर तक धीरे धीरे बढ़ना पूरी तरह सामान्य था। मैनेजर अयर, आपको मेरे पति की स्थिति के बारे में कुछ पता होगा। आपके समझने के लिए धन्यवाद। श्रद्धा ने मैनेजर अयर को समझाया, लेकिन मैनेजर अयर ने विक्रम को गहरी नज़र से देखा और कहा, चिंता न करें, चिंता न करें। यंग मास्टर, विक्रम अपने समय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पर्याप्त समय दें, मुझे यकीन है कि वह अपने शिखर पर लौट आएंगे। थोड़ी बातचीत के बाद श्रद्धा जल्दी में अवधेश ठकराल से मिलने की तैयारी में थी, इसलिए उसने अलविदा कहने और जाने की योजना बनाई। लेकिन तभी कुछ लोगों का एक समूह आक्रामक रूप से थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की इमारत में घुस आया। हाँ, क्या आपको लगता है कि थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन कुछ खास है? आज मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि आप लोग कितने अच्छे हैं। पिछले बार आपने मेरे भाई के खिलाफ मूल्यांकन प्रतियोगिता जीती थी, जिसके कारण वह बिल्डिंग से कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आज आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। समूह का नेतृत्व कर रहे युवक, जिसने फूलों वाली शर्ट पहनी थी, हॉल की ओर बढ़ा, जबकि उसके पास कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। प्रिय दर्शकों, ध्यान से देखें, ये थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन का मुख्यालय है। आज हम यहाँ हंगामा करने आए हैं। देखते हैं कि क्या अमित में हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत है। इस समूह को आते देख मैनेजर अयर की भौहें सिकुड़ गईं। ये लोग फिर से आए हैं, ये कब रुकेंगे? क्या हो रहा है? श्रद्धा ने स्थिति को देखकर पूछा। ये चंडीगढ़ सिटी के पटेल परिवार से हैं।
पिछले साल खजाने के मूल्यांकन सम्मेलन के दौरान हमारे थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन ने उनके छोटे भाई के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। अंतिम दौर में उनके भाई ने एक फूलदान की उम्र गलत अनुमान लगाए और हमसे हार गए। वह हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे उसकी टांग टूट गई। तब से पटेल परिवार हमारे थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को निशाना बना रहा है, बार बार परेशानी पैदा कर रहा है। पहले तो हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वे अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। जाहिर है कोई उन्हें समर्थन दे रहा है और मुसीबत खड़ी कर रहा है। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की प्रतिष्ठा ने हमेशा उनकी ज्वेलरी स्टूडियो को दबाकर रखा है। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को हराकर ही उनके पास आगे बढ़ने का मौका होगा। मैनेजर एयर के होंठों पर एक मुस्कान उभरी। कोई बात नहीं, मैं इन छोटी मोटी चालों को आसानी से संभाल सकता हूँ। मैनेजर एयर कुरु वंश के प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके पास वास्तविक विशेषज्ञता है। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन में कई सालों तक कमान संभालने के दौरान उनके बहुत कम गलतियां हुई हैं। ये कहते हुए मैनेजर एयर आगे बढ़े और चंडीगढ़ सिटी के पटेल परिवार के यंग मास्टर रियाज पटेल का अभिवादन किया। यंग मास्टर पटेल, खजाने के मूल्यांकन सम्मेलन की प्रतियोगिताएं कौशल और क्षमता पर आधारित होती हैं। इतना समय बीत गया, क्या पटेल परिवार अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता? लाइव देख रहे नेटिजन्स की नज़रें तेज हैं, क्यों न उन्हें जज बनने दें। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के लंबे समय से संरक्षक के रूप में मैनेजर एयर के पास काफ़ी कौशल था। उन्होंने कैमरे के सामने नेटिजन्स का अभिवादन किया, कुछ जनमत को अपने पक्ष में करने में सफल रहे। रियाज पटेल जवाब से निरुत्तर रह गए। ये मैनेजर एयर ने पहल अपने हाथ में ली और अपनी बढ़त को आगे बढ़ाया। हालांकि चूंकि थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन यहाँ दुकान खोलने की हिम्मत करता है, हम किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं। यंग मास्टर पटेल, चूंकि आप आज लोगों को लेकर आए हैं, तो चलिए बड़ा खेल खेलते हैं। हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो कृपया इन छोटी मोटी योजनाओं को बंद करें और हमारी दोनों परिवारों के बीच खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो। जब रियाज पटेल ने सुना कि मैनेजर एयर ने आज की चुनौती स्वीकार कर ली, तो उनके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। अच्छा, मैनेजर एयर उदार हैं, आज हम बड़ा खेलेंगे। अगर थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन जीत जाता है तो मेरी ज्वेलरी स्टूडियो मनाली सिटी से हट जाएगी और थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन से प्रतिस्पर्धा बंद कर देगी। लेकिन अगर मैं जीता तो थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को मनाली सिटी छोड़ना होगा। क्या आप हिम्मत करते हैं? रियाज पटेल बहुत चालाक था, उसने थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को एक कोने में धकेल दिया। चूंकि ज्वेलरी स्टूडियो का पैमाना और व्यवसाय पहले से ही थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन से कम था, उनके लिए हटना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के लिए ये कदम उठाना इतना आसान नहीं हो सकता था। मैनेजर एयर की भौहें सिकुड़ गईं, उन्होंने रियाज पटेल को कुछ नाराजगी के साथ देखा। यंग मास्टर पटेल बुरी नीयत से आए थे, उन्हें सीधे कोने में धकेल रहे थे, जिससे उनके पास स्वीकार करने या अस्वीकार करने का कोई अच्छा विकल्प नहीं बचा था। अब लाइव प्रसारण के डेटा से पता चला कि लाखों लोग देख रहे थे। अगर मैनेजर एयर ने मना कर दिया तो थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता तुरंत खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसे इसी तरह तय करते हैं। मैनेजर एयर हालांकि आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन जब उन्होंने रियाज पटेल के लोगों द्वारा लाए गए कई चीनी मिट्टी के फूलदानों को देखा तो उनका दिल धक से रह गया, क्योंकि उन फूलदानों पर कई नज़रें डालने के बाद मैनेजर एयर तुरंत उनकी उम्र का निर्धारण करने में असमर्थ थे। यह उन्हें परेशान कर रहा था। पास खड़ी श्रद्धा ने देखा कि स्थिति अचानक इतनी नाटकीय हो गई और वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि रुकें या जाएं। श्रद्धा, मेरी प्यारी, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आने लगा है, विक्रम ने कहा। जब वे चीनी मिट्टी के फूलदान लाए गए तो उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। रियाज पटेल बहुत चालाक था, उन फूलदानों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे सामान्य मूल्यांकन विधियों से बदलाव का पता लगाना असंभव था। अगर वह मदद के लिए आगे नहीं आया तो मैनेजर एयर आज हारने के लिए नियत थे। मैनेजर एयर ने जो दो प्राचीन वस्तुएं दी थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए विक्रम ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। विक्रम, क्या तुम्हें कुछ याद आया? बढ़िया, फिर चलो यहाँ देखते हैं। श्रद्धा ने सुना कि विक्रम की स्मृति और बुद्धि शायद ठीक हो रही है, तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई और बाकी सभी चीजें इसके मुकाबले महत्वहीन लगने लगीं। हॉल के केंद्र में रियाज पटेल ने 5 चीनी मिट्टी के फूलदान लाए थे, जो अब टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए थे। गर्व के साथ रियाज पटेल ने मैनेजर एयर की ओर देखा। रियाज पटेल आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि मैनेजर एयर के पास कितने तरीके हो सकते हैं, बल्कि उन्हें डर था कि मैनेजर एयर चुनौती को अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि तब कुछ मौखिक संतुष्टि के अलावा वह मैनेजर एयर को कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मैनेजर एयर, ये 5 फूलदान प्राचीन बाजार से एकत्र किए गए हैं। हालांकि उनकी अवधि अभी अज्ञात है। मैं मैनेजर एयर से इनकी जांच करने की परेशानी उठाने का अनुरोध करता हूं।
अगर मैनेजर एयर इनमें से सिर्फ 3 फूलदानों की अवधि सही ढंग से पहचान लेते हैं तो क्या ये मैनेजर एयर की जीत नहीं मानी जाएगी? क्या कहते हैं? रियाज पटेल ने अपने कुछ अधीनस्थों के साथ आंखें मिलाईं, उनकी नज़रों में आत्ममुग्धता थी। ये 5 चीनी मिट्टी के फूलदान अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष कारीगरों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें उन्होंने 3 महीने की अवधि में उच्च कीमत पर काम पर रखा था। इन्हें नकली कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंदर का हर टुकड़ा असली है। लेकिन इन्हें असली कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक फूलदान को दर्जनों टुकड़ों से जोड़ा गया था, फिर बाहर से विशेषज्ञ रूप से बहाल किया गया था, ताकि बाहर से यह पता न चले कि यह विभिन्न टुकड़ों से बना फूलदान है। वास्तव में एक फूलदान में इस्तेमाल किए गए टुकड़े 5 अलग अलग राजवंशों के चीनी मिट्टी के फूलदानों से लिए गए थे, फिर जोड़े गए थे। मैनेजर एयर कितने भी कुशल क्यों न हो, अगर वह एक चीनी मिट्टी के टुकड़े की अवधि का अनुमान लगा लेते हैं और फूलदान की अवधि तय कर देते हैं, तो रियाज पटेल तुरंत उनके खिलाफ एक और चीनी मिट्टी के टुकड़े से जवाब दे सकते थे। इसलिए जिस क्षण मैनेजर एयर ने जुए को स्वीकार किया, थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन पहले ही हार चुका था। रियाज पटेल द्वारा दी गई चुनौती कैंची पत्थर कागज के खेल की तरह थी, जिसमें विजेता का फैसला होना था, लेकिन आपको पहले दिखाना होगा, जबकि वह बाद में दिखाएगा, तो वह हमेशा आपके आधार पर अपना आकार बदल सकता था। आप कैसे जीत सकते थे? कुरु वंश की प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में मैनेजर एयर की अपनी ताकत दिखावटी नहीं थी। जैसे ही 5 फूलदान टेबल पर रखे गए, मैनेजर एयर बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे और फूलदानों की सुगंध को सूंघ रहे थे। लेकिन सिर्फ एक को सूंघने के बाद मैनेजर एयर का चेहरा बदल गया, क्योंकि मैनेजर एयर ने पाया कि फूलदानों की सुगंध अस्थिर और अव्यवस्थित थी, कुछ हद तक सोंग राजवंश की तरह, फिर भी तांग राजवंश की तरह, और इसमें मिंग और चिंग की सुगंध के निशान भी थे। यह मैनेजर एयर तुरंत हैरान रह गए। सामान्य तर्क से अगर एक फूलदान को बहाल किया गया होता तो ये काफ़ी सामान्य होता, लेकिन इसे अलग अलग राजवंशों के टुकड़ों से जोड़ा नहीं गया होता। इसके अलावा मुख्य समस्या ये थी कि मैनेजर एयर ने फूलदान को उठाया, इसे अच्छी तरह से जांचा, यहाँ तक कि आवर्धक कांच का उपयोग किया, फिर भी बहाली के कोई संकेत नहीं देख सके। पहले फूलदान के साथ ऐसा ही था, दूसरा फूलदान भी। 5 फूलदानों की जांच करने में 10 मिनट से अधिक समय लगा। मैनेजर एयर ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई निर्णय देने की हिम्मत नहीं की। मैनेजर एयर को वास्तव में पहले से ही एक मोटा अनुमान था। रियाज पटेल ने इस बार जो फूलदान लाए थे वे एक मास्टर कारीगर द्वारा बनाए गए नकली होने चाहिए थे, जिसमें बहाली का कोई निशान नहीं था। विभिन्न राजवंशों के टुकड़ों से इकट्ठा करके यह उनके लिए एक जाल था। वह किसी भी राजवंश का सुझाव देते, रियाज पटेल आसानी से उनका खंडन कर देते। वह फंस गए थे। मैनेजर एयर ने समस्या को समझ लिया था, लेकिन यह एक खुला षड्यंत्र था। भले ही मुझे उनकी चाल पता थी, अब अगर मैनेजर एयर इसे लाखों नेटिजन्स के सामने रिस्क लेते तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। तो मैनेजर एयर, क्या आपने कुछ समझा? हमें अपने व्यापक ज्ञान का प्रदर्शन करें और इन चीनी मिट्टी के फूलदानों की उत्पत्ति सबको समझाएं। देखकर कि मैनेजर एयर लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, रियाज पटेल ने विजयी चेहरे के साथ फूलदानों को मैनेजर एयर के सामने लहराया और जानबूझकर लाइव कैमरे के सामने शेखी बघारी। सब लोग अच्छे से देखें, ये थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के मास्टर एयर हैं जो मेरे लाए 5 चीनी मिट्टी के फूलदानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। सच कहूं तो ये काफी निराशाजनक है। लगता है थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन कुछ खास नहीं है। सब लोग मत जाए, गवाह बनने में मदद करें। याद रखें, हमने अभी शर्त लगाई थी। रियाज पटेल लगातार दिखावा करते रहे। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के कर्मचारी सभी इकट्ठा हो गए, गुस्से में थे लेकिन असहाय थे। रियाज पटेल पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी। नकली, बड़ा नकली, तुम नीच हो। नकली चीजों से मैनेजर एयर को धोखा दे रहे हो। जब कोई नहीं जानता था कि क्या करना है, मैनेजर एयर के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, तभी विक्रम अचानक भीड़ से बाहर निकला और रियाज पटेल की नाक की ओर इशारा करते हुए जोर से गाली दी। उस एक वाक्य ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। खासकर लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स तुरंत उत्तेजित हो गए। ये लड़का कौन है? वह रियाज को धोखेबाज कैसे कह सकता है? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं अभी भी मास्टर एयर पर भरोसा करता हूँ। जो माहौल इतने प्रयास से बनाया गया था वह तुरंत बिखर गया और रियाज पटेल, बेहद नाराज, ने विक्रम की ओर इशारा किया और कहा, तू कौन है भाई? इसका तुझसे क्या लेना देना? कोई इसे बाहर फेंक दो। रियाज पटेल थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को हराने की नीयत से आए थे। स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपने प्लान को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। अब जबकि मैनेजर एयर चारा ले चुके थे, बस एक आखिरी कदम और वह थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को मनाली सिटी से बाहर कर सकते थे। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन के जाने के बाद क्या मनाली सिटी के प्राचीन बाजार का ज्यादातर व्यवसाय उनकी ज्वेलरी स्टूडियो को नहीं मिलेगा? कई अंगरक्षक तुरंत रियाज पटेल के पीछे से बाहर निकले, विक्रम पर हाथ डालने के इरादे से। विक्रम के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही चीनी मिट्टी के फूलदान सामने आए, विक्रम ने अपनी शैतानी आंखों से स्पष्ट रूप से देख लिया कि उन फूलदानों को विशेष रूप से बहाल किया गया था, जिसमें विभिन्न राजवंशों के टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे।
मैनेजर अय्यर चाहे कितने भी कुशल हों, इतने सारे टुकड़ों को एक साथ कैसे पहचान सकते थे? नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस बड़े धोखेबाज को बेनकाब करना चाहता हूं। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कई अंगरक्षकों के पकड़ने की कोशिशों को तेजी से चकमा दे दिया। दो तगड़े लोग इतने पतले युवक को भी पकड़ नहीं सके। बहुत शर्मिंदगी महसूस की और उनकी गतिविधियां और तेज हो गईं। लेकिन विक्रम ने मौका देखा और अंगरक्षकों को चकमा देते हुए अपनी कलाई से ऊर्जा की एक लहर भेजी, धीरे से एक अंगरक्षक को धक्का दिया और बिल्कुल सटीक किनारे पर रखे एक फूलदान को गिरा दिया, जो फर्श की ओर लुढ़क गया। खटाक, एक तेज टूटने की आवाज और फूलदान जमीन पर गिरकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। अचानक हुई इस घटना ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की गई वस्तु टूट गई, खासकर जब ये रियाज पटेल के अपने अंगरक्षक ने फूलदान को गिराया था तो ये किसकी गलती थी? जब सभी अभी भी हैरान थे, विक्रम ने अचानक लाइव स्ट्रीमिंग स्मार्टफोन छीन लिया, इसे फर्श पर बिखरे टुकड़ों की ओर लक्षित किया, फिर कुछ टुकड़े अपने हाथ में उठाए आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, अरे, मैं इस टुकड़े को पहचानता हूँ, ये तांग राजवंश का टुकड़ा है, ये सोंग राजवंश का है और यह मिंग राजवंश का। हे मास्टर अय्यर, एक फूलदान में इतने सारे राजवंशों के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? देखो, इन टुकड़ों के बाहर एक रहस्यमयी परत लिपटी हुई है। इसे फाड़ दो और तुम्हें अंदर का रहस्य पता चल जाएगा। विक्रम ने बोलते हुए अपने हाथ में एक टुकड़ा लिया और ऊर्जा के एक झटके से नकली बाहरी परत को फाड़ दिया। नीचे चिपके टुकड़े तुरंत लाइव स्ट्रीम के नेटिजन्स के सामने, साथ ही मैनेजर अय्यर और वहां मौजूद दर्शकों के सामने प्रकट हो गए। स्थिति को देखकर मैनेजर अय्यर अपने माथे का पसीना पोंछे बिना नहीं रह सके। दरअसल मैनेजर अय्यर ने पहले ही चीनी मिट्टी के फूलदान की स्थिति का अनुमान लगा लिया था, जो ठीक वैसा ही था जैसा विक्रम ने कहा था। लेकिन समस्या ये थी कि वह खुद स्थिति को सीधे नहीं समझा सकते थे। अब विक्रम के अचानक प्रकट होने और रियाज पटेल की धोखाधड़ी को उजागर करने के साथ और रियाज पटेल के अपने अंगरक्षक ने टेबल को उलट दिया, रियाज पटेल थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन में कोई दोष नहीं निकाल सके। लाइव स्ट्रीम में ऑनलाइन दर्शक तुरंत उत्तेजित हो गए। वाह, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, ये कितना गंदा है। पटेल परिवार बहुत गंदा खेलता है, मैं अब उनसे कुछ नहीं खरीदूंगा। कचरा, ठीक से व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोचते, हमेशा इन जहरीली चालों का सहारा लेते हैं, बहुत निराशाजनक। जो नेटिजन्स अभी रियाज पटेल का समर्थन कर रहे थे, जनमत तुरंत मैनेजर अय्यर और थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की ओर झुक गया। यंग मास्टर पटेल, यह आपकी ओर से थोड़ा नीच था। मैनेजर अय्यर का चेहरा अब ढीला पड़ने लगा था और जब उन्होंने विक्रम को देखा तो उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। अब मैनेजर अय्यर लगभग 80% निश्चित थे कि विक्रम बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे। अगर विक्रम मूर्ख अवस्था में होते तो क्या यह इतना संयोग होता कि वह दौड़कर आए और संयोग से रियाज पटेल के अंगरक्षक को टेबल उड़ने के लिए मजबूर कर दें? बिल्कुल असंभव। रियाज पटेल को प्रतिक्रिया देने में कई सेकंड लगे, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। कमबख्त, तू कौन है, मेरे फोन को छीनने की हिम्मत करता है? तुम बेवकूफ, वहां खड़े क्या हो? फोन वापस लाओ। रियाज पटेल लगभग पागल हो गए थे। आज की चुनौती को लाइव स्ट्रीम में इतने सारे नेटिजन्स देख रहे थे, अगर वह असफल हो गए तो ज्वेलरी स्टूडियो को मनाली सिटी से हटना पड़ता। इसके अलावा एक बार यह मामला फैल गया, भले ही ज्वेलरी स्टूडियो न हटे, पहले से ही कम व्यवसाय शायद नगण्य हो जाता। मेरे बड़े भाई को कौन छूने की हिम्मत करता है? विक्रम को कुछ करने का मौका मिलने से पहले भीड़ से एक गर्जन की आवाज आई और राकेश का विशाल शरीर वहां प्रकट हुआ। दो अंगरक्षकों को अपनी ओर दौड़ते देख राकेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विशाल हाथों से एक एक को पकड़ा और उन्हें जोर से आपस में टकराकर बेहोश कर दिया और एक तरफ फेंक दिया। धड़ाम धड़ाम। हालांकि रियाज पटेल के अंगरक्षक भी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे, राकेश पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर थे और इन अंगरक्षकों को संभालना उनके लिए खेल की तरह था। पलक झपकते ही रियाज पटेल के सभी अंगरक्षक बेहोश हो गए। तुम क्या करना चाहते हो? प्रतियोगिता में जीत नहीं सकते तो बल का सहारा लेना चाहते हो? रियाज पटेल, ये जानते हुए कि वह गलत था, ने जनमत को मोड़ने के लिए दया की भीख मांगने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं चंडीगढ़ सिटी के पटेल परिवार का यंग मास्टर रियाज हूँ, तुम मुझे बेहतर नहीं छूते। हाँ, तो क्या तुम जानते हो मेरा बड़ा भाई कौन है? वह सिंघानिया परिवार का एकमात्र वर्तमान यंग मास्टर विक्रम है। तुम उस पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो, डरते नहीं हो। राकेश ने विक्रम की पहचान उजागर की और रियाज पटेल तुरंत स्तब्ध रह गए। सिंघानिया परिवार का मूर्ख, जैसा कि उन्होंने विक्रम को देखते ही सोचा था, वह इतना परिचित क्यों लग रहा था? कमबख्त, कितना बदकिस्मत हो सकता था कि ऐसा मूर्ख आकर परेशानी खड़ी कर दे। भले ही उसके पास कोई तर्क हो, वह इसे स्पष्ट नहीं कर सकता था, और अगर वह इसे स्पष्ट कर भी सकता था तो अब सिंघानिया परिवार से संपर्क करना अभी भी पटेल परिवार के लिए हारी हुई बाजी थी। मैं नकली, सब नकली हैं।
जब विक्रम ने राकेश उस बड़े मूर्ख को आते देखा तो वह और भी बेपरवाह हो गया। बचे हुए फूलदानों की ओर इशारा करते हुए रियाज पटेल से कहा। एक टूटे हुए फूलदान के सबूत के साथ बाकी को समझाना आसान था। मैनेजर अय्यर ने भी पहल अपने हाथ में ली। यंग मास्टर पटेल, बचे हुए 4 के लिए क्या हमें उन्हें एक एक करके तोड़कर सत्यापित करने की जरूरत है? उन फूलदानों की असलियत रियाज पटेल अच्छी तरह जानते थे। उन्हें तोड़ना अपने मुंह पर तमाचा मारने जैसा होता। तुम लोग क्रूर हो। रियाज पटेल जानते थे कि वह आज हार गए थे, वह भी एक मूर्ख के हाथों। उन्हें यकीन नहीं था कि विक्रम ने संयोग से उनकी योजना को नाकाम किया था या जानबूझकर ऐसा किया था। बोलते हुए रियाज पटेल ने विक्रम के हाथ से सेल फोन लेने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने ऐसा होने नहीं दिया। तुमने अभी शर्त लगाई थी। तुम धोखेबाज, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी ज्वेलरी स्टूडियो को मनाली सिटी छोड़ना होगा। आप सभी जो देख रहे हैं सहमत हैं, है न? रियाज पटेल को डांटते हुए विक्रम ने लाइव स्ट्रीम में लाखों दर्शकों को भी संबोधित किया। चूंकि थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन ने सिंघानिया परिवार की मदद करने का फैसला किया था, विक्रम स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यर्थ मदद नहीं करने देगा। इस अवसर का सामना करते हुए वह थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की मदद ज्वेलरी स्टूडियो को पूरी तरह कुचलने में करेगा। सही सही सही, हम लाखों दर्शकों ने अभी शर्त देखी थी, इसे नकारने की सोच भी मत। लाइव स्ट्रीम में जनमत उबलने लगा था। रियाज पटेल गुस्से से दांत पीस रहे थे लेकिन असहाय थे क्योंकि उन्होंने वास्तव में अभी शर्त लगाई थी। हालांकि यह केवल मौखिक समझौता था जिसे लागू करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट का युग है और नेटिजन्स की ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। रियाज पटेल इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन कम से कम चेहरे की लाज बचाने के लिए उन्हें एक बयान देना पड़ा। मैनेजर अय्यर, आप जीत गए। मेरी ज्वेलरी स्टूडियो शर्त का सम्मान करेगी और जल्द से जल्द मनाली सिटी से हट जाएगी। निराश होकर रियाज पटेल ने कैमरे के सामने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और विक्रम से उदास स्वर में कहा, अब संतुष्ट हो? विक्रम ने राकेश की ओर मुड़कर पूछा, राकेश, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ठीक है? राकेश में थोड़ा मूर्ख होने की क्षमता थी, खाली बातें बेकार हैं। 3 दिन में ये यंग मास्टर वहां कुछ बुलडोजर ले जाएगा और अगर ज्वेलरी स्टूडियो अभी भी वहां है तो इसका मतलब है कि दर्शक उन्हें धक्का देंगे। सबको कैसे लगता है? राकेश ने अपना बड़ा चेहरा स्क्रीन की ओर धकेला, दर्शकों को जोश से संबोधित किया। इसने लाइव स्ट्रीम में दर्शकों के बीच एक और हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ लाइव स्ट्रीम के दर्शक नहीं थे, वहां मौजूद लोग भी उत्साह से चिल्लाने लगे। रियाज पटेल ने विक्रम के हाथ से सेलफोन लिया, शर्मिंदगी से लाइव स्ट्रीम बंद की और फिर अपने कुछ अधीनस्थों के साथ थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की इमारत से जल्दबाजी और अनाड़ी तरीके से पीछे हट गए। उन्हें आज अपमानित होना पड़ा था। मूल रूप से थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को परेशान करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आए थे, केवल यहां आकर उल्टा पड़ गया और अब उनकी अपनी ज्वेलरी स्टूडियो बर्बाद हो गई थी। रियाज पटेल, तुमने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि आज थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को हराओगे? मेरे पास ज्वेलरी स्टूडियो के साथ अनुबंध खत्म करने के कॉल क्यों आ रहे हैं? लाइव स्ट्रीम में क्या हो रहा है? मूर्ख! थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकलते ही रियाज पटेल को अपने पिता का फोन आया। पिताजी, मैं तुरंत यहाँ वापस आओ और मुझे समझाओ। मुझे बताओ, बोर्ड को मैं ये कैसे समझाऊं? वे हमें मार डालेंगे, मूर्ख। रियाज पटेल के कान अपने पिता की फोन पर आवाज से लगभग बहरे हो गए थे। गहरी सांस लेते हुए रियाज पटेल असहाय रूप से पटेल परिवार की ओर भागे। थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की इमारत के अंदर रियाज पटेल के जाने के बाद मैनेजर अय्यर ने विक्रम को अर्थपूर्ण नज़र से देखा और सम्मानपूर्वक झुककर कहा, यंग मास्टर विक्रम, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैनेजर अय्यर आज उनके कार्यों के लिए बेहद आभारी थे, जिन्होंने सीधे श्रद्धा को 2 प्राचीन वस्तुएं उपहार में दी थीं। हालांकि वे 2 प्राचीन वस्तुएं वास्तव में 10 मिलियन से अधिक की थीं, लेकिन विक्रम ने जो मदद अभी की थी वह 10 मिलियन से कहीं अधिक मूल्यवान थी। अगर थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन आज वास्तव में रियाज पटेल की साजिश में फंस जाता, अपनी प्रतिष्ठा खो देता और सभी का भरोसा खो देता, तो नुकसान कम से कम कई अरब का होता। और अगर थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन ढह जाता तो नुकसान और भी बड़ा होता, 100 अरब से अधिक। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन का अस्तित्व अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है जिन्हें पैसे से नहीं मापा जा सकता। मैनेजर अय्यर, आप बहुत विनम्र हैं। आपने मेरी पत्नी की मदद की और मेरे लिए ये सही है कि मैं बदले में आपकी मदद करूं, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तर्क ठोस था, वाक्य स्पष्ट थे, जिसने पास खड़ी श्रद्धा को कुछ हैरान कर दिया। क्या विक्रम अब स्पष्ट दिमाग में थे या अभी भी अपनी मूर्ख अवस्था में थे? श्रद्धा काफी उलझन में थी, लेकिन इस समय इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण श्रद्धा के लिए और सवाल पूछना सही समय नहीं था। मैनेजर अय्यर कुछ बोल पाते इससे पहले एक कर्मचारी अचानक तेजी से उनके पास आया और उनके कान में फुसफुसाया, एल्डर अय्यर, मिस ने कहा कि वह वस्तु अब निकाली जा सकती है। हाँ, अपने अधीनस्थ के फुसफुसाए शब्दों को सुनकर मैनेजर अय्यर की आंखों में एक तेज चमक उभरी।
मिस वास्तव में चतुर थी और उसने भी विक्रम की क्षमता को पहचान लिया था। हालांकि सिंघानिया परिवार को इतना बड़ा झटका लगा था, लेकिन जब तक विक्रम जीवित थे सिंघानिया परिवार का भविष्य निश्चित रूप से असीमित था। अब जबकि विक्रम जाग चुके थे, जिन लोगों ने सिंघानिया परिवार के खिलाफ काम किया था वे शायद अब शांति से नहीं सो पाते थे। यंग मास्टर विक्रम, कृपया एक क्षण रुकें। आपने थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन की इतनी मदद की है, हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी, मैनेजर एयर ने कहा, पीछे के कमरे में तेजी से गए। जब वह फिर से बाहर आए तो उनके हाथों में एक पुरातन लकड़ी का डिब्बा था। यंग मास्टर विक्रम, ये वस्तु हमारी दुकान में लंबे समय से है। हालांकि मैंने इसे कई सालों तक शोध किया, मैं कभी इसका उपयोग समझ नहीं पाया। यंग मास्टर विक्रम एक शैतानी प्रतिभा हैं और एक बार जब आप पूरी तरह जाग जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसका सबसे अच्छा उपयोग कर पाएंगे। तब यह वस्तु अपनी सबसे बड़ी कीमत प्रदर्शित कर सकेगी। बोलते हुए मैनेजर अय्यर ने सम्मानपूर्वक डिब्बा विक्रम को सौंप दिया। मैनेजर अय्यर ने अनुमान लगा लिया था कि विक्रम जाग चुके थे, लेकिन चूंकि विक्रम ने खुद को प्रकट नहीं किया था, मैनेजर अय्यर ने उनके नाटक के साथ चलने का फैसला किया। ओह धन्यवाद मैनेजर अय्यर, विक्रम ने कहा, अपनी संवेदना को छोड़कर डिब्बे को महसूस किया। उनका चेहरा कुछ गंभीर हो गया। विक्रम, जो शैतानी पुतली के मालिक थे, लगभग सब कुछ देख और जांच सकते थे, लेकिन अभी डिब्बे को ध्यान से महसूस करने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी मार्शल सम्राट स्तर की आध्यात्मिक शक्ति यह पता नहीं लगा सकती थी कि डिब्बे में वास्तव में क्या था। डिब्बे के अंदर की वस्तु एक रहस्यमयी आभा से घिरी हुई थी, जिसे विक्रम की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति और संवेदना भेद नहीं सकती थी। सौभाग्य से विक्रम यह महसूस कर सकते थे कि डिब्बे के अंदर जो कुछ भी था वह उनके प्रति एक निश्चित स्नेह महसूस करता था। जब विक्रम और श्रद्धा थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन से निकले, मैनेजर अय्यर ने उनकी पीठ देखते हुए संतुष्टि की एक झलक दिखाई। सिंघानिया परिवार एक ड्रैगन पैदा करने वाला है। हाय, जिन लोगों ने सिंघानिया परिवार के खिलाफ काम किया उनकी नज़र वास्तव में बहुत छोटी थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मैनेजर अय्यर जल्दी से पीछे के एक गुप्त कमरे में गए और एक एन्क्रिप्टेड फ़ोन डायल किया। मिस, मैंने वह वस्तु जो आपने दी थी पहुंचा दी है, लेकिन वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे पूरे कबीले की किस्मत से जुड़ी हुई। क्या इसे विक्रम को सौंप देना बहुत जोखिम भरा नहीं है? इस समय कुनलुन पर्वतों के भीतर एक सुंदर आंगन में एक नंगे पैर की लड़की जो रतन की कुर्सी पर बैठी थी और टैबलेट पकड़े हुए निगरानी फीड देख रही थी, मैनेजर अय्यर से बात कर रही थी। एल्डर अय्यर, मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है। अगर विक्रम मेरे कबीले की रक्षा नहीं कर सकते तो चोपड़ा परिवार के पुनर्जनन की कोई उम्मीद नहीं है। याद रखें एल्डर अय्यर, अब जब हमने विक्रम को चुना है तो हमें उस पर बिना शर्त भरोसा करना होगा। अब से विक्रम को जो कुछ भी चाहिए, थाउजेंड्स ट्रेजर पवेलियन को हर कीमत पर सहायता करनी होगी। आखिरकार वह व्यक्ति है जिस पर मैंने अपनी नज़रें टिका दी हैं। मैनेजर अय्यर के साथ फ़ोन काटने के बाद लड़की ने हरे भरे जंगल की ओर देखा और बुदबुदाई, विक्रम, हम पिछले जन्मों से भाग्य से बंधे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही जाग जाएंगे। प्राचीन मार्शल विश्व में हमेशा सिंघानिया परिवार के लिए एक जगह थी और मुझे आशा है कि आप वास्तव में शक्ति में उभर सकते हैं। मैंने आपकी मदद के लिए जितना कर सकती थी किया। ... मनाली सिटी में विक्रम और श्रद्धा के प्राचीन सड़क से निकलने के बाद जैसे ही श्रद्धा गाड़ी चला रही थी, उसने कुछ भ्रम के साथ विक्रम की ओर देखा। विक्रम, क्या तुम अब स्पष्ट दिमाग में हो या अभी भी सुस्त अवस्था में? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। विक्रम को मूर्ख कहना उचित नहीं था, क्योंकि उनकी अभी की सभी हरकतें काफ़ी तार्किक लग रही थीं, यहाँ तक कि चतुर भी, जिसने रियाज पटेल को दबा दिया, एक नुकसान निगलने के लिए मजबूर किया और शिकायत करने में असमर्थ छोड़ दिया। श्रद्धा मेरी प्यारी, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे एक एहसास है। मेरा दिमाग पहले जितना गंदला नहीं लगता और मुझे कुछ चीज़ें भी याद आई। ऐसा लगता है कि मैं पहले काफ़ी प्रभावशाली था। ज़्यादातर समय मेरी हरकतें सहज होती हैं। शायद मैं जल्द ही सब कुछ याद कर लूँगा। विक्रम जानते थे कि श्रद्धा किस बात से चिंतित थी, उसे ज़्यादा चिंता न हो, इसके लिए उन्होंने जानबूझकर अस्पष्ट बात की, लेकिन फिर भी श्रद्धा को कुछ उम्मीद दी। ये भी SUSHEN ने जो कहा था उसके अनुरूप था कि उन्हें धीरे धीरे ठीक होने के लिए समय चाहिए। विक्रम, क्या तुम अब स्पष्ट हो रहे हो? ये बहुत अच्छा है। सिंघानिया परिवार को वास्तव में तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम जल्दी जाग नहीं गए तो मुझे नहीं पता कि बहन यामिनी और मैं इसे और कितना संभाल सकती हैं, श्रद्धा ने उत्साह से कहा। गाड़ी को सड़क के किनारे रोका और विक्रम का चेहरा पकड़कर उसे जोर से चूमा। फिर जैसे कुछ याद आया हो, अगर विक्रम स्पष्ट दिमाग में थे तो उनके साथ उसका व्यवहार, ये देखते हुए कि वह कभी विक्रम की भाभी थी, क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? विक्रम, कल रात के बारे में? श्रद्धा ने शर्माते हुए पूछा। ये जानना चाहती थी कि क्या विक्रम पिछले रात जागे हुए थे। बेशक विक्रम जानते थे कि श्रद्धा क्या सोच रही थी। श्रद्धा मेरी प्यारी, कल रात क्या हुआ? क्या तुम अच्छे से नहीं सोई, या मैंने कुछ गलत किया? विक्रम फिर से अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर उतर आया, जिससे श्रद्धा हैरान रह गई।
हाय, कोई बात नहीं, चलो अवधेश ठकराल से मिलने चलते हैं, मुझे आशा है कि उन्हें आज हम जो लाए हैं वह पसंद आएगा। श्रद्धा ने मैनेजर एयर द्वारा दी गई दो प्राचीन वस्तुओं पर नजर डाली, एक सोम राजवंश की प्रसिद्ध पेंटिंग और दूसरा एक जेड किलिंग। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराया। अगर अवधेश ठकराल वास्तव में त्यानजी पवेलियन के हथियारों के हॉल का मास्टर था तो ये दो उपहार शायद उसे आकर्षित नहीं करते। शायद अवधेश ठकराल भी उनकी अपनी उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। साउथवेस्ट मेडिकल एसोसिएशन एक स्वतंत्र भवन में स्थित है जो मनाली शहर के दक्षिणी उपनगरों में है। यह एक अर्ध-आधिकारिक, अर्ध-नागरिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साउथवेस्ट क्षेत्र के सभी चिकित्सा दिग्गजों और आधिकारिक निकायों द्वारा बनाया गया है। हालांकि यह आमतौर पर कम प्रोफाइल बनाए रखता है, हर प्रमुख फार्मास्यूटिकल निर्माता को एक नई दवा का उत्पादन करने, अपने पैमाने का विस्तार करने या अतिरिक्त सुविधाएं बनाने के लिए इसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसलिए मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और हर कोई इसकी मांग करता है। हालांकि लोगों को ये बात बहुत चिढ़ाती है कि जब से अवधेश ने 20 साल पहले पदभार संभाला है तब से यह पद नहीं बदला है। दूसरों ने जितना प्रयास किया, यहाँ तक कि राजधानी के प्रभाव के साथ भी, वे उसे हटाने में सफल नहीं हो सके। इसने बाहरी लोगों को अवधेश की पृष्ठभूमि और ताकत के प्रति और भी सतर्क कर दिया है। हाल ही में सभी प्रमुख निर्माताओं को केवल अवधेश के साथ दोस्ती करने के लिए प्रयास करना पड़ा है। सुबह के 10 बज चुके हैं, फिर भी अवधेश के कार्यालय के लाउंज में पहले से ही लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि साउथवेस्टर्न क्षेत्र में वर्ष के दूसरे भाग के लिए केवल एक नई दवा उत्पादन कोटा बचा है और हर प्रमुख निर्माता अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वह अवधेश के साथ दोस्ती कर सके। और अवधेश अपनी पसंद को छिपाता नहीं है, सब कुछ उस पर भेजे गए कलम और चित्रों के द्वारा आंका जाता है। जब श्रद्धा विक्रम को विश्राम कक्ष में ले गई तो सभी की नजरें अनायास ही विक्रम और श्रद्धा की ओर मुड़ गईं। अरे, क्या ये सिंघानिया परिवार का बेवकूफ नहीं है? हाँ, श्रद्धा में सच में हिम्मत है, हमेशा इस बेवकूफ को अपने साथ लाती है। हालांकि क्या तुमने कल कपूर परिवार के नए दवा लॉन्च को देखा? उन्होंने सच में एक अद्भुत कॉस्मेटिक पट्टी बनाई है। यह अद्भुत है, ऐसा लगता है कि कपूर परिवार आज इस कोटे के लिए यहाँ है। साई, हम शायद सिर्फ तोप के चारे हैं। जरूरी नहीं, चंडीगढ़ शहर का जोशी परिवार, जो कपूर परिवार का कट्टर दुश्मन है, भी इस कोटे के लिए प्रयास कर रहा है। जोशी परिवार की ताकत अब कपूर परिवार से कहीं अधिक है। बात करते हुए लोग अनायास ही लाउंज के एक और दिशा में देखने लगे। वहां एक युवा आदमी सूट में बैठा है, उसके चारों ओर कई सहायक हैं और उसके चारों ओर कई खाली सीटें हैं। कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता। वह चंडीगढ़ शहर के जोशी परिवार का युवा मास्टर साहिल जोशी है। श्रद्धा को अंदर आते देख साहिल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। श्रद्धा, बहुत समय हो गया, मुझे पता था कि तुम आ जाओगी। देखो, तुम हाल ही में काम के कारण वजन कम कर चुकी हो। जैसे ही वह बोलता है, साहिल श्रद्धा के गाल को छूने की कोशिश करता है। श्रद्धा का चेहरा काला पड़ जाता है। साहिल, कृपया कुछ सम्मान दिखाओ, मेरे पास एक पति है। साहिल के व्यवहार को देखकर विक्रम की भौहें चिढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर साहिल और पत्नी श्रद्धा के बीच कुछ इतिहास है। विक्रम ने केवल संक्षेप में सुना था कि शादी से पहले श्रद्धा का एक बहुत ही जिद्दी प्रेमी था जो उससे शादी करने के बाद भी उसे परेशान करता रहा, लेकिन विक्रम ने इस पर गहराई से नहीं जाना। अब ऐसा लगता है कि वह साहिल ही है। श्रद्धा ने साहिल के हाथ को धकेल दिया, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय वह विक्रम को तिरस्कार से देखता है। पति? श्रद्धा, क्या तुम मृत अजय सिंघानिया का जिक्र कर रही हो या इस बेवकूफ और बर्बाद व्यक्ति का? हाँ, पहले तुम सिंघानिया परिवार में शादी कर चुकी थी और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सिंघानिया परिवार से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब जब अजय मर चुका है और सिंघानिया परिवार लगभग ढह रहा है तो क्यों बौद्ध? फिर साहिल ने अपने पीछे से एक गुलाबों का गुलदस्ता निकाला और श्रद्धा को दोनों हाथों से पेश किया। श्रद्धा, मेरी प्रेमिका बन जाओ। जैसा कि तुम जानती हो, मैं हाई स्कूल से तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, लगभग 10 साल से। हमारा एक इतिहास है और तुम आज दवा उत्पादन कोटे के लिए यहाँ हो, है ना? अगर तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कोटे के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे कपूर परिवार को इसे लेने दूंगा और फिर तुम्हारा परिवार ऊंचाई पर जाएगा। मेरे जोशी परिवार के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की फार्मास्यूटिकल उद्योग में और कौन हमारी प्रतिस्पर्धा कर सकता है? साहिल ने इतनी सच्चाई से बात की कि विक्रम लगभग उस पर विश्वास करने लगा। इस क्षण में विक्रम ने भी समझा कि साहिल वास्तव में श्रद्धा का वही जिद्दी प्रेमी था। हालांकि श्रद्धा के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि वह साहिल में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती। साहिल, क्या तुम इतना परेशान होना बंद कर सकते हो? मैंने तुम्हें अनगिनत बार कहा है कि मैं तुम में रुचि नहीं रखती और मैंने तुम्हें परेशान करना बंद करने के लिए कहा है। अब मेरे पास एक पति है और वह विक्रम है।
चाहे वह जैसा भी हो, मैं उसके लिए कई बच्चे पैदा करूंगी, इसलिए बस अपनी बेइज्जती करना बंद करो। श्रद्धा ने विक्रम की कलाई को मजबूती से पकड़ा। विक्रम, तुम गुस्सा मत होना, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं पहले से ही तुम्हारी पत्नी हूं और इस जीवन में मैं निश्चित रूप से केवल तुम्हारी पत्नी रहूंगी। विक्रम के दिल में गर्माहट महसूस हुई, ये सोचते हुए कि ये उत्कृष्ट लड़कियां सिंघानिया परिवार के लिए कितनी अच्छी हैं और कितनी वफादार हैं। उसे निश्चित रूप से मजबूत बनना होगा ताकि वह उनकी रक्षा कर सके। क्या तुमने सुना? मेरी पत्नी ने कहा, मैं उसका पति हूं और तुम किसी की पत्नी को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? विक्रम ने साहिल को घूरते हुए कहा। उसकी हत्या की आभा धीरे धीरे बाहर आ रही थी। एक आत्मा छेदने वाली आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल रही थी, जिससे साहिल अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। चट! साहिल के प्रतिक्रिया करने से पहले विक्रम ने पहले ही उसके हाथ से गुलाब छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, उसे कई बार कुचलते हुए। मेरे दादा हमेशा कहते थे, अगर कोई मेरी पत्नी को परेशान करता है तो मुझे उन्हें वापस लड़ाई करनी चाहिए। चट! अगले क्षण विक्रम ने वास्तव में अपना हाथ उठाया और साहिल को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे साहिल के चेहरे का एक तरफ तुरंत सूज गया। बकवास! तुम बेवकूफ, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को बुला रहे हो। साहिल केवल कुछ शब्द कह सका। बिना कुछ किए वह अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के पीटा गया। गुस्से में साहिल गरजते हुए चिल्लाया, अपने अधीनस्थों को गालियां दी और विक्रम पर हाथ उठाने वाला था। जो मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत करेगा, देखो क्या होगा। क्या तुम भूल गए हो कि मेरे बड़े भाई कौन हैं? सिंघानिया परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी। हालांकि सिंघानिया परिवार ने एक बड़ा नुकसान उठाया है, वे ऐसे नहीं हैं कि तुम जैसे बिल्लियां और कुत्ते उन्हें परेशान कर सकें। अगर तुम मौत से नहीं डरते तो बस कोशिश करो। राकेश की आवाज़ गूंज उठी जब वह प्रवेश द्वार से खड़ा हुआ। ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी, कमरे में ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। एक ग्रैंड मास्टर, साहिल और उसके सहायक स्टंट थे। ठाकुर परिवार, जो सिंघानिया परिवार का एक वासल परिवार है, के राकेश के दादा विक्रम के दादा के उपप्रधान थे। राकेश के पिता भी विक्रम के पिता की पीढ़ी के सक्षम सहायक थे। हालांकि सिंघानिया परिवार वर्तमान में मुसीबत में है, ठाकुर परिवार की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि साहिल के अंदर गुस्सा भरा था, लेकिन उसने राकेश के सामने और विक्रम की स्थिति के सामने कोई अत्यधिक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कम से कम ये सार्वजनिक रूप से था। अगर उसे कार्रवाई करनी होती तो उसे इसे गुप्त रूप से करना पड़ता। क्या ये क्या है? क्या तुम सब इतने बेताब हो? तुम अभी भी यहाँ लड़ाई करने की हिम्मत करते हो जबकि दवा उत्पादन कोटा जीतने की कोशिश कर रहे हो। कार्यालय से एक चश्माधारी पुरुष सेक्रेटरी बाहर आया, भीड़ पर तेज नजर डालते हुए, और राकेश की ऊर्जा बल के कारण उत्पन्न दबाव भरी वातावरण तुरंत डिसिपेटेड हो गई। विक्रम की भौहें चिढ़ गईं। एक साधारण सेक्रेटरी की ताकत एक मार्शल वेनरेबल की है। हालांकि उस सेक्रेटरी ने अपनी उपस्थिति को बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था, उस संक्षिप्त क्षण में विक्रम ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। अगर ऐसा है तो अवधेश की पहचान हथियारों के हॉल के प्रमुख के रूप में शायद कोई धोखा नहीं है। सेक्रेटरी की उपस्थिति ने दृश्य पर तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर दिया और साहिल को भी एक आसान रास्ता मिल गया। बच्चा, तुम इस बार भाग्यशाली हो, साहिल ने विक्रम को घूरते हुए कहा, विक्रम की ओर एक धमकी फेंकते हुए, फिर श्रद्धा की ओर अपनी कड़वी नजरें डालते हुए। श्रद्धा, तुम अपने निर्णय पर पछताओगी। मुझसे इनकार करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम आज अपना दवा उत्पादन कोटा नहीं पाओगी। और फिर तुम्हारे पास एक बेजोड़ सौंदर्य मलहम है। अगर तुम इसे उत्पादन नहीं कर पाओगी तो मुझसे भीख मांगने मत आना। साहिल ने श्रद्धा को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, जैसे कि वह अपनी जीत के प्रति निश्चित था। आज के फार्मास्यूटिकल कोटे के लिए साहिल ने 2 खजाने को वापस लाने के लिए एक भाग्य खर्च किया था। विशेषज्ञ के अनुसार दोनों में एक समृद्ध प्राचीन आभा थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि साहिल ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से एक रहस्य सुना था। वह ये था कि अवधेश ठाकुराल को जो प्राचीन आभा पसंद थी, वे सभी वस्तुएं थीं, और जिन वस्तुओं में वह प्राचीन आभा नहीं थी, अवधेश ने सीधे तौर पर उन्हें पास कर दिया। अभी साहिल ने देखा कि श्रद्धा द्वारा लाए गए 2 खजाने, हालांकि उनमें प्राचीन आभा थी, लेकिन वे अवधेश की पसंद के प्रकार के नहीं थे। इसलिए साहिल निश्चित था कि श्रद्धा हारने वाली थी। श्रद्धा ने कमरे में सभी की ओर देखा, वह भी बहुत चिंतित थी। आखिरकार श्रद्धा ने पहले ही दिव्य चिकित्सक सुशन से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, लेकिन अवधेश फिर भी नहीं झुका। अब केवल अपनी 2 वस्तुओं पर निर्भर करते हुए क्या वह वास्तव में अवधेश का दरवाजा खोल सकेगी? कचरा जो किसी और की पत्नी को ललचाता है, तुम इतना निश्चित कैसे हो कि तुम निश्चित रूप से कोटा पाओगे? विक्रम ने साहिल को ठंडे स्वर में घूरते हुए कहा, इसके विपरीत मुझे लगता है कि आज का फार्मास्यूटिकल कोटा मेरे कपूर कॉर्पोरेशन के लिए सुरक्षित है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, विक्रम ने धीरे से श्रद्धा की कलाई पर हाथ रखा। प्रिय, चिंता मत करो, मैं आज का फार्मास्यूटिकल कोटा तुम्हारे लिए निश्चित रूप से सुरक्षित करूंगा।
एक बार जब उसने पुष्टि की कि अवधेश हत्यारों के हॉल के नवरत्न पवेलियन के प्रमुख हैं, तो विक्रम को कोटे के बारे में 100% यकीन था। ड्रैगन पैटर्न वाले अंगूठी से भेजी गई जानकारी के अनुसार अवधेश नवरत्न पवेलियन के हॉल के प्रमुख पुराने पवेलियन मास्टर के पूर्ण विश्वासपात्र थे और उन पर भरोसा किया जा सकता था। जैसे ही उसने टोकन और पासफ्रेज दिखाया, नवरत्न पवेलियन के संभावित नए पवेलियन मास्टर के रूप में अवधेश उसे नकारने का कोई कारण नहीं था। एक बेवकूफ, तुम इसे सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग करोगे? तुम्हारा मुंह, साहिल ने विक्रम पर हंसते हुए कहा। फिर अचानक याद आया कि कुछ क्षण पहले विक्रम ने उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर उसे थप्पड़ मारा था। साहिल खुद ऊर्जा में कुछ कुशल था और नियंत्रण क्षेत्र के करीब था, फिर भी वह विक्रम के थप्पड़ से बच नहीं सका। इसका मतलब था कि विक्रम की ताकत, भले ही उसकी वर्तमान स्थिति में, अभी भी नियंत्रण क्षेत्र से ऊपर थी। साहिल को फिर से थप्पड़ खाने से डर लग रहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद साहिल ने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। एक बार थप्पड़ खाना सहनीय था, लेकिन अगर ये दूसरी बार हुआ तो यह वास्तव में बेइज्जती होगी। ये बताना कि उसे एक बेवकूफ़ द्वारा मारा गया, वह क्या कहेगा? समस्या ये थी कि उसकी स्थिति ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, भले ही वह प्रतिशोध लेना चाहता हो। वह केवल चुपचाप निराशा को निगल सकता था। हालांकि साहिल के पास केवल 2 हाथ थे और जबकि उसने अपने चेहरे को ढकने में सफल रहा, वह अपने प्राइवेट पार्ट्स की रक्षा नहीं कर सका। साहिल के प्रतिक्रिया करने से पहले विक्रम ने पहले ही अपने पैर को उठाया और साहिल के प्राइवेट पार्ट्स पर जोर से लात मारी। तारांकन, पफ्ट तारांकन। यह अंडों के टूटने की आवाज थी। साहिल जमीन पर गिरकर गैस्पिंग करने लगा, उसका शरीर झींगा की तरह मुड़ गया। बकवास, मेरे गहने। विक्रम, तुम मौत को बुला रहे हो। तारांकन सिस्क। गंभीर दर्द के कारण उसके गहनों के कुचलने का अनुभव साहिल के पूरे चेहरे को लाल कर देता है। उसका शरीर कांपता है जब तक कि वह अंततः बेहोश नहीं हो जाता, जमीन पर एक मृत कुत्ते की तरह गिर जाता है। साहिल चला गया और दृश्य पर वातावरण फिर से सूक्ष्म हो गया। जब साहिल को पहली बार मारा गया तो इसे एक संयोग माना जा सकता था, क्योंकि साहिल तैयार नहीं था। लेकिन जब साहिल दूसरी बार सतर्क था, तब भी विक्रम ने उसे इतनी आसानी से पीटा और वह सीधे बेहोश हो गया। किसने कहा कि सिंघानिया परिवार का युवा मास्टर बेवकूफ़ है? स्पष्ट रूप से वह बहुत चालाक है। ठीक है, वह यहाँ तक कि एक तरफ से झूठा दिखाने और दूसरी तरफ हमला करने के लिए भी समझता है, जिससे साहिल इस स्थिति में पहुँच जाता है। सभी को पता है कि साहिल की ताकत नियंत्रण से ऊपर है और वह लगभग ग्रैंड मास्टर स्तर पर है। अगर विक्रम उसे इतनी आसानी से हरा सकता है तो इसका मतलब है कि विक्रम की ताकत कम से कम ग्रैंड मास्टर से ऊपर है। 5 साल, सिंघानिया परिवार का एक अद्भुत प्रतिभाशाली युवा मास्टर। हालांकि वह बेवकूफ़ बन गया है, फिर भी उसकी जन्मजात प्रतिभा कम नहीं हुई है। एक पल में सभी की विक्रम के प्रति धारणा बदल गई और कई परिवार के प्रतिनिधि यह सोचते हुए अफसोस कर रहे थे कि अगर जोशी परिवार को कोटा नहीं मिला तो शायद ये किसी अन्य परिवार को भी नहीं मिलेगा। आखिरकार वहां कपूर परिवार है जो सिंघानिया परिवार द्वारा समर्थित है। दृश्य में सबसे अधिक चौंकित था अवधेश ठाकुराल के अधीन सेक्रेटरी। हालांकि वह चश्मा पहने हुए था, वह बिल्कुल भी दृष्टिहीन नहीं था। उसने केवल कुछ मामलों को छिपाने के लिए चश्मा पहना था। अभी वह स्पष्ट रूप से कमरे में था, विक्रम के इतने करीब, लेकिन उसने विक्रम के हमले को रोकने में अपनी मार्शल वेरिएबल क्षेत्र की ताकत का उपयोग नहीं किया। उसने ये भी नहीं देखा कि विक्रम ने कैसे कदम उठाया। ऐसी चीजें होने के लिए केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि विक्रम ने ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, और दूसरी यह कि विक्रम की ताकत उसकी खुद की ताकत से कहीं अधिक है, इसलिए वह इसे पहचान नहीं सका। क्या तुम भी उस कोटे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? वस्तु लाओ। सेक्रेटरी, जो पहले थोड़ा गुस्से में था, अब विक्रम के बारे में कुछ अजीब महसूस करने के बाद श्रद्धा के प्रति अपने दृष्टिकोण को काफी नरम कर दिया। धन्यवाद, वस्तु यहाँ है। श्रद्धा ने सेक्रेटरी को सम्मानपूर्वक वस्तु सौंप दी। सेक्रेटरी ने श्रद्धा के हाथ से पुरातात्विक वस्तु ली, अपने घड़ी पर समय देखा, फिर हॉल में उपस्थित सभी को देखा और कहा, समय लगभग आ गया है। कपूर कॉर्पोरेशन की वस्तु अंतिम है। ये किसे कोटा मिलेगा, ये जल्द ही ज्ञात होगा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अपनी बात खत्म करने के बाद सेक्रेटरी जल्दी से अंदर के कमरे में चला गया और 5 मिनट से भी कम समय में वह एक बड़ी मात्रा में वस्तुएं लेकर बाहर आया। महिलाओं और पुरुषों, मुझे खेद है, दवा उत्पादन कोटा जोशी परिवार को जाता है। बाकी आप सभी कृपया अपनी वस्तुएं क्रम में वापस ले लें, और श्री अवधेश ने आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद कहा है। साय, एक सामूहिक आह उन सभी के बीच फैल गई। इतने सारे लोग इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, फिर भी केवल एक ही कोटा था। कई लोग केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां थे। चुनाव में न चुने जाने का परिणाम उन्होंने पहले से ही अनुमान लगाया था। श्रद्धा भी निराश दिख रही थी। जब उसने पहले ही वह पुरातात्विक वस्तु वापस ले ली थी तो उसने विक्रम को बुलाया, पति, चलो वापस चलते हैं।
विक्रम हल्का मुस्कुराया और श्रद्धा से कहा, पत्नी, क्या मैं तुम्हारे हाथ में रखी पुरातात्विक वस्तु को देख सकता हूँ? श्रद्धा थोड़ी हैरान हुई। तुम्हें इसे देखने देना। राकेश, जो पास में खड़ा था, ने सही समय पर कहा, भाभी, मेरे बड़े भाई को देखो। मेरे बड़े भाई बहुत कुशल हैं, उन्होंने हाल ही में एक खजाना खोजा है। ओह, श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया और विक्रम को पुरातात्विक वस्तु सौंप दी। जैसे ही विक्रम ने पुरातात्विक वस्तु ली, उसकी कलाई तेजी से हिली, ऊर्जा को उच्च गति से चैनल करते हुए एक रहस्यमय पैटर्न को बॉक्स के अंदर अंकित किया। नवरत्न पवेलियन के पवेलियन मास्टर का गुप्त आदेश। जैसे ही विक्रम ने कदम उठाया, अवधेश के सेक्रेटरी ने कुछ महसूस किया और विक्रम की दिशा में तेज नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। कुछ क्षणों तक ध्यान से देखने के बाद विक्रम ने श्रद्धा को पुरातात्विक वस्तु वापस कर दी और कहा, श्रद्धा, मेरी पत्नी, इस पुरातात्विक वस्तु का सबसे मूल्यवान हिस्सा बॉक्स है। क्या तुम इसे फिर से देखने के लिए उन्हें दे सकती हो? बॉक्स अधिक मूल्यवान है, श्रद्धा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ये सोचते हुए कि विक्रम बेतुकी बातें कर रहा है, या क्या उसने वास्तव में कुछ खोजा है। हालांकि श्रद्धा इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं समझती थी, विक्रम के पिछले व्यवहार को देखते हुए वह भी संकोच में थी। राकेश दूसरी ओर थोड़ा अधीर हो रहा था। भाभी, तुम बड़े भाई पर भरोसा करो, वह सच में सक्षम है। उसने मुझे एक बार पुरातात्विक बाजार में एक सुपर खजाना चुनने के लिए ले जाया था। आओ भाभी, मुझे वस्तु सौंप दो। जैसे ही उसने कहा, राकेश ने श्रद्धा के हाथ से बॉक्स ले लिया और फिर अवधेश के सेक्रेटरी के पास गया। भाई, क्या तुम इसे फिर से देख सकते हो? सेक्रेटरी, जो पहले से ही यह सोचकर आगे बढ़ने की योजना बना रहा था कि स्लॉट पहले ही निर्धारित हो चुके हैं, ने सोचा कि आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस क्षण को याद करते हुए जब उसने ऊर्जा बल के उतार चढ़ाव का अनुभव किया था, वह रहस्यमय उतार चढ़ाव, हालांकि यह केवल एक क्षण के लिए था, वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि ऊर्जा की सांस असली थी। क्या ये संभव है कि ऊर्जा का उतार चढ़ाव उस बेवकूफ पति से आया हो? हम देखने के लिए क्या है? श्रद्धा, स्लॉट की पुष्टि हो चुकी है। तुम और क्या करना चाहती हो? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी दो वस्तुएं जो मैंने लाए हैं, उनके साथ तुलना कर सकती हैं? अवधेश के सेक्रेटरी ने कुछ कहने से पहले साहिल अचानक कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुआ। हालांकि उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगी थी, उसने अभी अभी एक साधारण पट्टी बांध ली थी। उसके प्राइवेट क्षेत्र के चारों ओर बंधी पट्टी के साथ वह एक हास्यास्पद तरीके से कमरे में आया। साहिल अपनी पुरातात्विक वस्तु में बहुत आत्मविश्वास रखता था, इसलिए वह उस क्षण को नहीं छोड़ना चाहता था जब स्लॉट की घोषणा की जाएगी। जैसे ही साहिल ने कहा, उसने स्वाभाविक रूप से राकेश के हाथ में रखी पुरातात्विक वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन राकेश से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए वह अनायास ही एक कदम पीछे हट गया, थोड़ा सतर्क हो गया। सेक्रेटरी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और समय बर्बाद करना चाहिए। स्लॉट पहले ही पुष्टि हो चुके हैं। क्या तुम कृपया जल्दी करो और बुजुर्ग अवधेश से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा दो। साहिल ने कुछ गर्व से अवधेश के सेक्रेटरी को कहा, उसे हतोत्साहित करते हुए। जब साहिल ने श्रद्धा की ओर देखा तो उसने एक उदास चेहरे के साथ कहा, हम। श्रद्धा, मैंने कहा था कि एक समय आएगा जब तुम मुझसे भीख मांगोगी। अब जब स्लॉट की पुष्टि हो चुकी है, तुम्हारे कपूर परिवार के पास अब कोई मौका नहीं है। चाहे तुम्हारा कपूर कॉर्पोरेशन का ब्यूटी नॉरिशिंग क्रीम कितना भी अच्छा क्यों न हो, बिना उत्पादन लाइसेंस के तुम क्या करोगी? अवज्ञाकारी, मैं विश्वास नहीं करती कि मेरी क्षमताओं के साथ मैं तुम्हारे साथ नहीं निपट सकती, उसने तिरस्कार से कहा। श्रद्धा और विक्रम को कुछ समय तक गालियां देने के बाद और ये देखकर कि विक्रम का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, साहिल ने जल्दी से चुप हो गया। विक्रम की ताकत कुछ रहस्यमय थी और साहिल इसके प्रति बहुत सतर्क था। अभी साहिल ने पहले ही अपने परिवार से संपर्क किया था, एक मजबूत विशेषज्ञ को बुलाने के लिए जो उसकी रक्षा कर सके। उस विशेषज्ञ के आने से पहले साहिल बहुत अधिक घमंड नहीं कर सकता था। सेक्रेटरी, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? साहिल कुछ समय से वहां था, लेकिन उसने देखा कि सेक्रेटरी आगे नहीं बढ़ रहा है और उसकी नज़र राकेश के हाथ में रखी वस्तु पर टिकी हुई है। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अपना काम कैसे करना है? सेक्रेटरी की आंखों में तेज चमक आई, साहिल को घूरते हुए। वास्तव में स्लॉट की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। सेक्रेटरी के एक वाक्य से साहिल का दिल धड़क गया। सेक्रेटरी, साहिल को पहले से ही बुरा लग रहा था और उस क्षण में सेक्रेटरी राकेश के पास गया, उसके हाथ से बॉक्स लिया, विक्रम की ओर देखा और अंततः श्रद्धा पर अपनी नजरें गड़ा दी। प्रेसिडेंट कपूर, मैं इस बॉक्स को ले जाऊंगा और बुजुर्ग अवधेश से इसे फिर से देखने के लिए कहूंगा, लेकिन परिणाम के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। स्लॉट की घोषणा के बाद उपस्थित परिवारों के प्रतिनिधि मूल रूप से जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अचानक एक मोड़ आया। कपूर परिवार द्वारा लाए गए पुरातात्विक वस्तु को फिर से भेजा जा रहा था, जिससे उन्हें पुनर्जीवित होने का मौका मिल रहा था। चीजें दिलचस्प होने लगीं, सभी फिर से रुकने लगे, ये देखने के लिए कि चीजें कैसे विकसित होंगी।
मैंने कहा, आज का स्लॉट मेरी पत्नी के लिए है और तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, विक्रम ने उदासीनता से कहा, साहिल की ओर देखते हुए उसकी आवाज ठंडी थी। राकेश ने भी साइड से कहा, जब मेरे बड़े भाई कहते हैं कि स्लॉट कपूर परिवार के लिए है, तो वह कपूर परिवार के लिए है। अगर तुम इसे छीनने की हिम्मत करते हो, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं तुम्हें इतना पीट दूं कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पहचान न सकें। साहिल, क्या तुम सोचते हो कि ठाकुर परिवार, मेरा जोशी परिवार डरता है? भले ही कपूर परिवार ने वस्तु को वापस ले लिया हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई मौका है? सपना देखो, साहिल ने जिद्दी रहकर कहा। लेकिन जैसे ही साहिल के शब्द समाप्त हुए, उसकी थप्पड़ खाने का समय आ गया। दरवाजा अंदर से तेजी से खुला और सेक्रेटरी गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया। श्रद्धा और विक्रम, राकेश के साथ को अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया। प्रेसिडेंट कपूर, युवा मास्टर विक्रम, युवा मास्टर राकेश, बुजुर्ग अवधेश आपको अंदर विस्तृत चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या? श्रद्धा ने सेक्रेटरी को आश्चर्य से देखा, पूरी तरह से अविश्वसनीय। इतने वर्षों से परिवार के प्रतिनिधि जो स्लॉट सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहे थे, वे सेक्रेटरी से मिलने से संतुष्ट होते थे। किसी को भी बुजुर्ग अवधेश के साथ निजी चर्चा का मौका नहीं मिला था। और ऐसी निजी चर्चा का क्या अर्थ था, ये पहले से ही बहुत स्पष्ट था। सेक्रेटरी, हमें क्या करना चाहिए? अभी के स्लॉट के बारे में साहिल पूरी तरह से चौंक गया। स्पष्ट रूप से उसने कुछ क्षण पहले स्लॉट सुरक्षित किया था। जो स्लॉट अभी दिया गया था वह मान्य है। सभी कृपया बाहर जाएं। बुजुर्ग अवधेश ने कहा कि स्लॉट कपूर परिवार को जाता है और कोई भी इसे नहीं बदल सकता। सेक्रेटरी ने निस्वार्थता से घोषणा की, एक निष्कर्ष जो सभी ने पहले ही उसके व्यवहार से अनुमान लगाया था। यह साहिल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जोशी परिवार ने इस स्लॉट के लिए इतनी मेहनत की थी, केवल पैसे ही नहीं बल्कि संबंध भी। जो कीमत चुकाई गई थी वह काफी थी, सभी एक नए दवा को लॉन्च करने के उद्देश्य से। अगर वे इस स्लॉट को चूक गए तो न केवल जोशी परिवार की सभी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी, बल्कि अगर वे समय पर नई दवा का उत्पादन नहीं कर पाए तो उनका वित्तीय श्रृंखला टूट जाएगी और वे शायद दिवालिया भी हो जाएंगे। सेक्रेटरी, साहिल और अधिक बहस करना चाहता था, लेकिन सेक्रेटरी पहले ही विक्रम, श्रद्धा और राकेश को एक आंतरिक विभाजन की ओर ले जा रहा था। अवधेश के कुछ बॉडीगार्ड साहिल को रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा, श्री साहिल, कृपया बाहर जाएं। यह साहिल पूरी तरह से चौंक गया। वह स्पष्ट रूप से कुछ क्षण पहले स्लॉट सुरक्षित कर चुका था। कपूर परिवार ने अवधेश से पुरातात्विक वस्तु को फिर से मूल्यांकन करने के लिए कहा था और उसने वास्तव में इसे वापस ले लिया था, यहां तक कि श्रद्धा और अन्य को अंदर आमंत्रित किया। अंततः स्लॉट कपूर परिवार को दे दिया। कपूर परिवार ने किस तरह की चाल चली? जोशी परिवार हार गया। ये सच में चमत्कारी है ना? क्या तुम जा रहे हो? मैं रहना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ, एक और ने कहा। साहिल को देखो, वह अभी तक इतना घमंड कर रहा था और अब वह चुप है, एक और आवाज ने कहा। दूसरों के चारों ओर की चुप्पी सुनकर साहिल ने महसूस किया कि वह जैसे कीड़े निगलने जैसा महसूस कर रहा था। ये स्थिति कैसे इस तरह समाप्त हो गई? बंद दरवाजे को देखते हुए साहिल की आंखों में एक तीव्र चमक आई। तो क्या हुआ अगर कपूर परिवार ने स्लॉट प्राप्त किया? वर्तमान सिंघानिया परिवार केवल एक दांतहीन बाघ था और जोशी परिवार के लिए कपूर परिवार पर विचार करने लायक भी नहीं था। विभाजन के अंदर अवधेश ने श्रद्धा और अन्य के सामने रखी पुरातात्विक वस्तु को सम्मानपूर्वक देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। उसने पहले ही पुरातात्विक वस्तु की जांच की थी और उसमें बहुत अधिक प्राचीन ऊर्जा के उतार चढ़ाव नहीं थे जो उसे पसंद नहीं थे। लेकिन जब बॉक्स को दूसरी बार लाया गया तो उस पर एक रहस्यमय पैटर्न प्रकट हुआ। वह पैटर्न वास्तव में नवरत्न पवेलियन के पवेलियन मास्टर का गुप्त आदेश था। पुराने पवेलियन मास्टर के गायब होने से पहले उनका अंतिम आदेश था कि अवधेश नए पवेलियन मास्टर के आगमन की प्रतीक्षा करे। अवधेश यहां लगभग 20 साल से इंतजार कर रहा था और अब पवेलियन मास्टर का आदेश फिर से प्रकट हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि एक नया पवेलियन मास्टर उभरा है? नवरत्न पवेलियन के सबसे शक्तिशाली हत्यारे हल के प्रमुख के रूप में। हालांकि पुराने पवेलियन मास्टर कई वर्षों से लापता थे और आंतरिक संघर्ष हुआ। अवधेश के नियंत्रण में हत्यारे हॉल अस्थिर नहीं था और किसी भी गुट के साथ नहीं जुड़ा था। अवधेश की निष्ठा केवल नवरत्न पवेलियन के मास्टर के प्रति थी। जब पुरातात्विक वस्तु पहले लाई गई थी तब उस पर कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन जब इसे दूसरी बार लाया गया तो रहस्यमय पैटर्न वहां था। ये संकेत करता है कि पैटर्न को अभी कुछ क्षण पहले उस पर सील किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि नया पवेलियन मास्टर बाहर है? क्योंकि यह नवरत्न पवेलियन का आदेश पैटर्न केवल पवेलियन मास्टर द्वारा अंकित किया जा सकता है और इसे किसी गैर पवेलियन मास्टर को नहीं सौंपा जा सकता। क्रीक। जब दरवाजा बाहर से खोला गया तो सेक्रेटरी ने श्रद्धा, राकेश और विक्रम को अंदर आने के लिए कहा। अवधेश ने जल्दी से खड़े होकर सम्मानपूर्वक कहा, प्रेसिडेंट कपूर, मेरी ओर से पहले की लापरवाही के लिए खेद है। जैसे ही वह बोला, अवधेश की तेज नजरें श्रद्धा और अन्य पर पड़ीं।
श्रद्धा की ऊर्जा परिवर्तन स्तर और उससे ऊपर की थी और उतार चढ़ाव मजबूत नहीं थे जैसे कि उसने अभी अभी ऊर्जा का अभ्यास किया हो। स्पष्ट रूप से नवरत्न पवेलियन मास्टर के लिए संभावित उम्मीदवार नहीं थी। और अवधेश राकेश को जानता था, जो मनाली शहर के ठाकुर परिवार का सबसे बड़ा था, जिसकी ताकत पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर के ऊपर थी, जो वास्तव में एक सम्मानजनक उपलब्धि थी। लेकिन ऐसी प्रतिभा और क्षमता के साथ राकेश अभी भी पूरे नवरत्न पवेलियन को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसलिए केवल सिंघानिया परिवार का युवा मास्टर विक्रम, जो सभी के लिए बेवकूफ के रूप में जाना जाता था, बचा था। 5 साल की उम्र से विक्रम ने अद्भुत मार्शल आर्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गया और यहां तक कि मार्शल वेनरेबल स्तर की ताकत के करीब था। उस समय विक्रम की असाधारण प्रतिभा ने वास्तव में अवधेश का ध्यान आकर्षित किया। अनुभव के अनुसार विक्रम की वृद्धि पुराने पवेलियन मास्टर के लापता होने के साथ मेल खाती थी। अवधेश ने संदेह किया कि विक्रम ने पुराने पवेलियन मास्टर की विरासत प्राप्त की है, जो उसकी उल्लेखनीय प्रदर्शन को समझाता है। लेकिन जब अवधेश ने विक्रम की गहराई से जांच करने का प्रयास किया, विक्रम एक कार दुर्घटना में शामिल हो गया, मानसिक रूप से विकलांग हो गया और अपनी सभी क्षमताएं खो दी। इसलिए अवधेश ने जांच बंद कर दी। और अब विक्रम अवधेश के सामने फिर से प्रकट हुआ, नवरत्न पवेलियन के गुप्त आदेश के साथ। अवधेश को संदेह करने से रोकने के लिए जब अवधेश की शक्तिशाली धारणा विक्रम पर पड़ी, तो पहली बात जो उसने महसूस की वह एक गहन, घनी और कुछ हद तक परिचित ऊर्जा थी। यह उसे ताई पर्वत के दबाव की तरह महसूस कराती थी। मार्शल सम्राट स्तर। विक्रम की प्रदर्शित ताकत कम से कम तीसरे स्तर के मार्शल सम्राट के ऊपर थी, जबकि अवधेश की ताकत हाल ही में मार्शल सम्राट स्तर पर पहुंची थी। जब अवधेश गहराई से जाने वाला था, एक विशाल मानसिक शक्ति का एक लहर बाहर निकला, जिससे अवधेश को अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे हटना पड़ा। वह मानसिक बल अवधेश की आत्मा के गहराई में जलने जैसा था, जिससे उसका शरीर जोर से कांपने लगा। अवधेश जानता था कि यह विक्रम का एक चेतावनी थी, ये संकेत करते हुए कि उसकी जांच बहुत दूर चली गई थी और एक सीमा को पार कर गई थी। लेकिन अवधेश जिज्ञासु था, अगर विक्रम नवरत्न पवेलियन का मास्टर था और पहले से ही बहुत स्पष्ट स्थिति में था, तो वह अभी भी बेवकूफ की तरह क्यों व्यवहार कर रहा था। हालांकि चूंकि विक्रम ने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया था, तो इसका कोई कारण होना चाहिए। बुजुर्ग अवधेश, आप बहुत विनम्र हैं। श्रद्धा कपूर कॉरपोरेशन को यह कोटा देने के लिए बहुत आभारी हैं और मैं नहीं जानता कि मैं अपना धन्यवाद कैसे व्यक्त करूं। श्रद्धा ने अवधेश को आभार के साथ देखा, लेकिन वह भी वास्तव में जिज्ञासु थी। उसने स्पष्ट रूप से अवधेश को पुरातात्विक वस्तु सौंपी थी, लेकिन उसे वापस क्यों दिया गया? प्रेसिडेंट कपूर, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपने पहले जो दिया था वह नहीं दिया? जैसे आपके पति ने कहा, बॉक्स की सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बॉक्स खुद उसकी सामग्री से अधिक मूल्यवान है। अवधेश ने बोलते हुए विक्रम की ओर देखा। प्रेसिडेंट कपूर, अगर कपूर कॉरपोरेशन को कभी इस बूढ़े आदमी की मदद की आवश्यकता हो तो बस कहें। प्रेसिडेंट कपूर, युवा मास्टर राकेश, क्या मैं युवा मास्टर विक्रम के साथ अकेले कुछ समय बिता सकता हूं? अवधेश ने लगभग पुष्टि कर लिया था कि नवरत्न पवेलियन का मास्टर विक्रम था, लेकिन उसे एक बार फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता थी। ये श्रद्धा ने विक्रम की ओर कुछ चिंता के साथ देखा, जबकि राकेश भी सतर्क था। बुजुर्ग अवधेश, क्या यह उचित नहीं है? राकेश जानता था कि विक्रम अभी भी बेवकूफ की स्थिति में है और हमेशा विक्रम की सुरक्षा के प्रति बहुत सतर्क रहता था। विक्रम जानता था कि अवधेश उसके साथ निजी बातचीत करना चाहता था और विक्रम के पास अवधेश को कुछ मामलों की व्याख्या करने के लिए भी था। आखिरकार सिंघानिया परिवार के लिए प्रतिशोध लेने के लिए, भले ही उसके पास अपनी मां द्वारा छोड़े गए संसाधन हो, नवरत्न पवेलियन को अपने पक्ष में रखना निश्चित रूप से एक गलती नहीं होगी। श्रद्धा, सब ठीक है, बस मेरे लिए बाहर इंतजार करो, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। बोलते हुए विक्रम ने श्रद्धा को हल्का सा खींचा। श्रद्धा थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने तेजी से महसूस किया कि विक्रम पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया है। उसकी याददाश्त और बुद्धि काफी हद तक वापस आ गई है। शायद विक्रम को दूसरों के साथ अधिक बातचीत करने देना उसके सुधार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलो बाहर चलते हैं, राकेश। विक्रम ठीक रहेगा, श्रद्धा ने विक्रम को देखते हुए कहा। राकेश को बुलाया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई। श्रद्धा नहीं जानती थी कि उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन उसे विक्रम पर बहुत विश्वास था। उसे विश्वास था कि विक्रम सब कुछ संभाल सकता है और निश्चित रूप से बेहतर होगा। जैसे ही श्रद्धा और राकेश बाहर गए, अवधेश ने अपनी चाल चल दी। 13 फेंकने वाली चाकू, प्रत्येक में तीव्र ऊर्जा, विक्रम की ओर 8 चालाक कोनों से तेजी से चली गईं। हवा को चीरने की आवाज इतनी तेज थी कि यह शून्य को चीरती हुई लग रही थी, एक विशाल विलाप की आवाज पैदा कर रही थी। शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव ने दिखाया कि अवधेश द्वारा छोड़ी गई फेंकने वाली चाकू में मार्शल सम्राट की ताकत थी, और वह शुरुआत से ही घातक हमले का उपयोग कर रहा था। विक्रम जानता था कि यह एक परीक्षण और एक घातक हमला दोनों था।
अगर वह वास्तव में नवरत्न पवेलियन का मास्टर था तो उसे इन चाकुओं को आसानी से पकड़ लेना चाहिए। अगर वह नहीं था और केवल पवेलियन मास्टर का नाटक कर रहा था तो अवधेश वास्तव में दया नहीं दिखाएगा और उसे मार डालेगा। विक्रम जानता था कि अवधेश को पूरी तरह से झुकाने के लिए उसे असली कौशल दिखाना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने अपने टेलीपोर्टेशन ट्रैक को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसका शरीर अपने मूल स्थान से गायब हो गया, आसानी से 13 उड़ते हुए खंजरों के हमले से बच गया। हालांकि विक्रम की हरकतें यहीं नहीं रुकीं। अपने थर्ड रैंक मार्शल एम्परर की ताकत का पूरा उपयोग करते हुए उसके हाथों में मार्शल आर्ट्स ऊर्जा लगभग ठोस रूप ले रही थी। डेलुओ स्लैश, विक्रम ने धीरे से कहा और उसके हाथों में मार्शल आर्ट्स ऊर्जा एक पल में 18 गुना बढ़ गई। जो मूल रूप से थर्ड रैंक मार्शल एम्परर की ताकत थी वह क्षण भर में ज्यामितीय रूप से बढ़ गई। असली लड़ाई की ताकत अब मार्शल एम्परर 5th रैंक के बराबर हो गई थी। भन भन, दो शक्तिशाली ऊर्जा बलों के टकराव में पूरे कमरे की हवा एक दर्द भरी आवाज के साथ गूंज उठी। हवा जबरदस्ती फट गई, एक तीखी विस्फोटक गर्जना के साथ। विक्रम के शक्तिशाली ऊर्जा बल के प्रभाव में 13 उड़ते खंजर, जिनमें जबरदस्त ताकत थी, हवा में ही रुक गए, मानो अंतरिक्ष में जम गए हों। हाँ, विक्रम की ताकत को इतनी पागलों की तरह बढ़ते देखकर अवधेश की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी। विक्रम की ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। मार्शल एम्परर 5th रैंक की शक्ति तक पहुंच गया। ये क्या? कड़ाक कड़ाक, जैसे ही अवधेश के खंजर हवा में रुके, अगले ही पल वे खंजर ऊर्जा बल के जबरदस्त प्रहार से चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गए। सिर्फ एक ही चाल ने साफ कर दिया कि ताकत का अंतर कितना है। विक्रम की ताकत ने अवधेश को पूरी तरह से कुचल दिया। अगर विक्रम अवधेश को मारना चाहता तो अवधेश के बचने की संभावना बहुत कम थी। पवेलियन मास्टर, मैंने पाप किया है। आपका अधीनस्थ अवधेश पवेलियन मास्टर को प्रणाम करता है। आपका अधीनस्थ विकास पवेलियन मास्टर को प्रणाम करता है। खंजरों के जमीन पर गिरते ही अवधेश तुरंत घुटने टेककर विक्रम को सम्मानपूर्वक प्रणाम करने लगा। सेक्रेटरी विकास भी घुटने टेककर प्रणाम करने लगा। दोनों के घुटने टेकते ही उनके दिल में हैरानी और खुशी दोनों भर गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस पवेलियन मास्टर का वे लगभग 20 साल से इंतजार कर रहे थे वह उनके पास ही था। सिंघानिया परिवार का वही मूर्ख बनने से पहले विक्रम की प्रतिभा उन्हें पता थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में वह ग्रैंड मास्टर रियल्म तक पहुंच गया था। अब वह मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रम अभी अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में ही था। समय मिलने पर विक्रम किस मुकाम तक पहुंचेगा? नवरत्न पवेलियन बच गया था। विक्रम खुद पास की एक कुर्सी पर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, उठो। पवेलियन मास्टर का टोकन अचानक दिखाई देना, तुम्हारे संदेह, परीक्षा की जरूरत, मैं समझ सकता हूं। अगर अब तुम्हारे कोई सवाल हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। आपके अधीनस्थ के कोई सवाल नहीं हैं। अब जब पवेलियन मास्टर प्रकट हो चुके हैं, ये निश्चित रूप से ओल्ड पवेलियन मास्टर का आदेश है। मैं असासिन हॉल का नेतृत्व बिना किसी सवाल के करूंगा। पवेलियन मास्टर के किसी भी आदेश का बिना शर्त पालन करूंगा। हालांकि अवधेश खड़ा हो गया, लेकिन वह अभी भी विक्रम के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था, भक्ति भरे चेहरे के साथ। विक्रम ने मन ही मन अवधेश को देखकर सराहना की। जैसा कि ड्रैगन पैटर्न वाली अंगूठी में बैठे बूढ़े ने कहा था, अवधेश पर भरोसा किया जा सकता था। फिलहाल सिर्फ तुम और एल्डर चैतन्य ही मेरी पहचान जानते हैं। नवरत्न पवेलियन बिना ओल्ड पवेलियन मास्टर के इतने लंबे समय से है कि अंदरूनी समस्याएं जरूर पैदा हुई होंगी। मुझे चीजों को सुझाने के लिए समय चाहिए। फिलहाल तुम्हारे लिए कोई और काम नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम चुपके से जांच करो और पता लगाओ कि आखिर कौन सिंघानिया परिवार को खत्म करना चाहता है। मुझे सबूत चाहिए। इसके अलावा नवरत्न पवेलियन को सिंघानिया परिवार से जुड़े 7 परिवारों को हर तरह से सुरक्षा और सहायता प्रदान करनी होगी। विक्रम जानता था कि हालांकि उसने तरुण यादव को मार डाला था, गुप्ता परिवार, ठाकुर परिवार और अग्रवाल परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन उनका बदला और भी ज्यादा पागलपन के साथ आएगा। अगर वह खुद को प्रकट नहीं कर सकता तो सिर्फ बलराज, श्याम और दूसरों की ताकत पर भरोसा करना शायद पर्याप्त नहीं होगा। अगर सिंघानिया परिवार की ताकत का उपयोग किया गया तो उसे लगता था कि उसकी असली पहचान जल्द ही उजागर हो जाएगी। इसलिए नवरत्न पवेलियन की ताकत और वांडरिंग सोल के सहायक बल का उपयोग करना सबसे अच्छा समाधान था। हाँ, मैं निश्चित रूप से 7 परिवारों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अवधेश को सिंघानिया परिवार की स्थिति की सामान्य जानकारी थी। विक्रम किन 7 परिवारों की बात कर रहा था, अवधेश को यह अच्छी तरह से पता था। जब विक्रम बाहर आया, श्रद्धा और राकेश चिंतित चेहरों के साथ पास आए और पूछा, बड़े भाई पति आप ठीक हैं? विक्रम मुस्कुराया, मैं ठीक हूं। पीछे से सेक्रेटरी विकास बाहर आया और श्रद्धा से सम्मानपूर्वक बोला, प्रेसिडेंट कपूर, यह एल्डर अवधेश द्वारा खुद हस्ताक्षरित प्रोडक्शन लाइसेंस है। कपूर परिवार कभी भी नई दवा का उत्पादन शुरू कर सकता है।
अगर प्रेसिडेंट कपूर को कोई परेशानी आती है तो कभी भी मुझे या एल्डर अवधेश को संपर्क करने में संकोच न करें। ये हमारा बिजनेस कार्ड है। बोलते हुए विकास ने श्रद्धा को 2 बिजनेस कार्ड दिए। उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। उसके सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि पवेलियन मैडम थी। शुक्र है कि उसने पहले श्रद्धा के साथ कोई दिक्कत नहीं की थी, नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। धन्यवाद सेक्रेटरी विकास। अवधेश के स्थान से निकलकर कार में बैठने के बाद श्रद्धा अभी भी उलझन में थी। पति एल्डर अवधेश ने आपसे क्या कहा, और आपने आखिर कैसे एल्डर अवधेश को अचानक कपूर कॉर्पोरेशन को प्रोडक्शन लाइसेंस कोटा देने के लिए मना लिया? श्रद्धा को विक्रम पर संदेह होने लगा था। उसे लग रहा था कि वह पहले ही जाग चुका है। अगर ऐसा था तो रात में विक्रम के साथ उसकी अंतरंगता बहुत शर्मनाक थी। आखिरकार श्रद्धा ने हमेशा विक्रम को सीधे सादे दिमाग वाले समझा था और कई क्रियाएं और मुद्राएं उसके मार्गदर्शन में हुई थीं। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुझे एंटीक्स का कुछ ज्ञान है और मैंने उस बॉक्स का रहस्य खोज लिया। एल्डर अवधेश और मैंने एंटीक अप्रेजल के बारे में कुछ ज्ञान पर चर्चा की। विक्रम ने ऐसे समझाया और राकेश, जो सामने ड्राइव कर रहा था, तुरंत मदद के लिए बोला, हाँ भाभी, मैंने पहले ही कहा था, मेरे बड़े भाई को एंटीक्स के मामले में अपने तरीके हैं। श्रद्धा कुछ और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसे कंपनी से एक कॉल आया। प्रेसिडेंट कपूर, चंडीगढ़ शहर से कोई आपसे मिलने आया है। दावा कर रहा है कि कपूर कॉर्पोरेशन ने पहले उनके साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था। अब अगर प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए भारी जुर्माना मांगेंगे। सेक्रेटरी की कॉल सुनकर श्रद्धा का दिल धड़क उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या अब वह अनिवार्य आ गया था? उसके चाचा ने एक बार शराब के नशे में जो गलती की थी, क्या वह सच में परिवार पर आफत ले आएगी? ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। श्रद्धा ने फोन काट दिया और सामने बैठे राकेश से कहा, राकेश, कार को कपूर कॉर्पोरेशन ले चलो। बाद में कृपया विक्रम का अच्छे से ख्याल रखना, मुझे कंपनी में कुछ मामले संभालने हैं। श्रद्धा को नहीं पता था कि विक्रम ने श्रद्धा के फोन की बातें साफ सुन ली थीं। कपूर कॉर्पोरेशन को फिर से समस्याएं आई थीं। हालांकि विक्रम को फिलहाल विस्तार से नहीं पता था, लेकिन एक बात वह जरूर जानता था कि एल्डर भट्ट की तरफ से लोगों ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। अगर वे कपूर कॉर्पोरेशन को दबा नहीं पाए तो उनकी प्रतिष्ठा को भारी झटका लगेगा, और जो लोग सिंघानिया परिवार के खिलाफ उनके साथ मिले थे, वे उनकी ताकत पर सवाल उठाने लगेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विक्रम और श्रद्धा के अवधेश के स्थान से निकलते ही साहिल ने श्रद्धा पर नजर गड़ा दी थी। उनकी कार के पीछे कारों का एक काफिला लगाकर एक ढीला सा युवाकार बनाते हुए श्रद्धा की कार को घेर लिया। पीछे की एक काली बिजनेस वैन में साहिल के एक गुंडे ने हिचकिचाते हुए कहा, यंग मास्टर साहिल, क्या हम वाकई मिस कपूर पर हमला करने जा रहे हैं? क्या आप उन्हें पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? साहिल ने अपने अधीनस्थ को ठंडी नजरों से देखा और डांटा, क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं अपने काम कैसे करूं? सबको एक्शन में आने दो और उन पर टक्कर मारो। मुझे चाहिए प्रोडक्शन परमिट कोटा, समझे? साहिल को वाकई श्रद्धा में दिलचस्पी थी, लेकिन उसने साफ तौर पर उसे ठुकरा दिया था, और वह कमीना विक्रम ने साहिल को इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया था। श्रद्धा की तुलना में प्रोडक्शन लाइसेंस ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर इस बार परमिट वापस नहीं मिला तो जोशी परिवार को भारी नुकसान होगा और घर के बूढ़े शायद उसकी खाल उधेड़ देंगे। इसके अलावा साहिल को विक्रम और श्रद्धा से पहले से ही बदला लेने की इच्छा थी। वह उनसे बदला लेने के लिए बेताब था। हाँ, साहिल के आदेश पर श्रद्धा की नीली BMW के दोनों तरफ की कई वैन और छोटे ट्रक तेजी से आगे बढ़े और विक्रम और उनके साथियों वाली कार पर टक्कर मारने लगे। विक्रम, जो कार के अंदर बैठा था, अवधेश के स्थान से निकलते ही पीछा कर रही कारों को भांप चुका था। इन घटिया वाहनों से निपटने के लिए विक्रम की वर्तमान 3rd रैंक मार्शल एम्परर की ताकत किसी बाहरी सहायता के बिना ही आसानी से काम कर सकती थी, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। हालांकि विक्रम के एक्शन लेने से पहले ही राकेश ने बाहर की स्थिति को भांप लिया। बड़े भाई, भाभी, मजबूती से पकड़ो, कोई हमें मारना चाहता है। राकेश को धोखा देना इतना आसान नहीं है। इतना कहते ही राकेश ने एक्सीलरेटर दबा दिया और कार आगे की ओर भागने लगी। एक पल में ही तेजी से बढ़ते हुए एकदम सही ड्रिफ्ट के साथ दोनों तरफ के छोटे ट्रकों के टकराने के प्रयासों से आसानी से बच गई। बैंग! जैसे ही राकेश आगे बढ़ा, पीछे के 2 छोटे ट्रक आपस में जोर से टकरा गए। उनके आगे के हिस्से तुरंत चकनाचूर हो गए। धत्तेरे की! पीछे की बिजनेस वैन से साहिल ने दृश्य देखकर गुस्से में चिल्लाया, मादरचोद, इतनी किस्मत कैसे हो सकती है? ऑपरेशन जारी रखो, रुको मत। मैं यकीन नहीं करता कि हमारे इतने सारे लोग होने के बावजूद तुम्हें नहीं हरा सकते। इस ऑपरेशन के लिए साहिल ने दर्जनों वाहन जुटाए थे। विक्रम और श्रद्धा की जान लेने का पूरा इरादा था और वाहन तेजी से विक्रम की ओर बढ़ने लगे। विक्रम और साहिल दोनों को नहीं पता था कि सड़क के दूसरे छोर पर एक स्ट्रेच्ड लिंकन के अंदर कई लोग दूरबीन से नजारा देख रहे थे।
दिलचस्प, हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन साहिल ने कर दिया। युवक ने दूरबीन नीचे रखी, उसकी भौहें थोड़ी सी कुड़ी, मानो कुछ सोच रहा हो। युवक के बगल में एक अधीनस्थ ने सुझाव दिया, यंग मास्टर, क्या हम आग में घी डालने जाएं? साहिल की मदद करें और साथ ही विक्रम को मार दें। युवक ने ठंडी हंसी हंसी, अगर विक्रम को मारना इतना आसान होता तो वह 5 साल पहले ही मर चुका होता। इसके अलावा याद रखो, कैप्टन तरुण यादव खुद मनाली शहर में एक्शन लेने आए थे और मार्शल वेनेरेबल रियल्म की ताकत होने के बावजूद वह गिर गया। हालांकि हमें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार वांडरिंग सोल ने एक्शन लिया था। सिंघानिया परिवार के पीछे जरूर कुछ और है। चलो अभी सिर्फ देखते रहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सड़क पर राकेश ने अपने श्रेष्ठ ड्राइविंग कौशल का पूरा प्रदर्शन किया, तेजी से दाएं बाएं मुड़ते हुए, साहिल द्वारा लगाए गए वाहनों से बम्पर कारों की तरह बचते हुए टक्कर से टक्कर बचाई। कई प्रयासों से बचने के बाद राकेश भी गर्म हो गया। भगवान के लिए, क्या ये कभी खत्म होगा? राकेश का माथा पसीने से तर था, उसकी नसें तन गई थीं। भाभी, जल्दी से श्याम को फोन करो और सहायता मांगो। राकेश और वाहनों को घेरते देखकर समझ गया कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, इसलिए उसने श्रद्धा से श्याम को फोन करके मदद मांगने को कहा। ठीक है। जैसे ही श्रद्धा ने नंबर डायल किया, सड़क के ऊपर से 4 पिकअप ट्रक गलत दिशा में आते हुए दिखे। साथ साथ चलते हुए राकेश के सभी रास्ते बंद कर दिए। पीछे से 4 और पिकअप ट्रक सड़क को रोकते हुए आ गए। साहिल अपनी कार में बैठा दृश्य देख रहा था, उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। इस बार देखते हैं तुम कहाँ भागोगे। कार एक्सीडेंट से किसी को मारना सबसे अच्छा तरीका है ना? एक बार तुम, श्रद्धा, मर जाओगी तो कपूर परिवार का स्लॉट कैसे लिया जा सकता है? और विक्रम, अगर मैं सच में उसे मार दूं तो शायद कुछ लोग मुझे धन्यवाद देंगे, है ना? जोशी परिवार फलने फूलने वाला है। साहिल का चेहरा गर्व से भरा था, उसके द्वारा रची गई इस साजिश पर वह गर्व कर रहा था। इतनी निराशाजनक स्थिति में राकेश सच में घबरा गया। जल्दी भाभी, बड़े भाई को कार से बाहर निकालो, हम साइड के फूलों की क्यारियों से भागेंगे। मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। राकेश, विक्रम के वफादार सहयोगी के रूप में, हमेशा विक्रम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। विक्रम जानता था कि राकेश की ग्रैंडमास्टर लेवल की ताकत के साथ इतने बड़े कार एक्सीडेंट का सामना करने में अगर वह सिर्फ बचने पर ध्यान दे तो खुद को बचाना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि एक साथ 3 लोगों की रक्षा करना राकेश के लिए स्पष्ट रूप से मुश्किल था। बूम बूम, जैसे ही विक्रम हस्तक्षेप करने वाला था, साइड की एक और सड़क से 2 20 टन के भारी ट्रक गर्जना करते हुए आए और सही तरीके से 8 पिकअप ट्रक को चकनाचूर कर दिया, उन्हें कबाड़ के ढेर में बदल दिया। वे पिकअप ट्रक, जिनका वजन कई टन था, एक BMW सेडान के सामने एक वास्तविक खतरा थे, लेकिन उन भारी ट्रकों के सामने वे कागज की तरह थे, आसानी से कुचल दिए गए और पूरी तरह से चपटे हो गए। क्या साला, ये क्या हो रहा है? ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? साहिल जो देख रहा था उससे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। राकेश ने भी अपने माथे का पसीना पोंछा। ये बहुत ही किस्मत वाली बात थी। श्रद्धा के चेहरे पर राहत दिखी और उसने विक्रम की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। हालांकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन श्रद्धा की छठी इंद्रिय उसे बता रही थी कि ये सब विक्रम से जुड़ा हुआ था। दोनों भारी ट्रकों ने पिकअप ट्रकों को निपटाने के बाद ड्राइवर तुरंत कूदकर बाहर आए और गुप्त रूप से विक्रम को संकेत दिया। विक्रम ने साफ देखा, ये नवरत्न पवेलियन का आंतरिक हाथ संकेत था। नवरत्न पवेलियन ने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया था। अस्सासिन हॉल के प्रमुख के रूप में अवधेश ने इतने कम समय में विक्रम के लिए सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। लगता था कि अवधेश की क्षमताएं और रणनीतियां शीर्ष स्तर की थीं, बिल्कुल चैतन्य की तरह। दोनों ही नवरत्न पवेलियन के शक्तिशाली सिविल और मिलिट्री दाहिने हाथ थे। विक्रम की आंखों में गहरी चमक उभर आई। इन योग्य सहयोगियों की मदद से सिंघानिया परिवार को खत्म करने के लिए जिम्मेदार लोग निस्संदेह जल्द ही सामने आएंगे। खून का कर्ज खून से चुकाना होगा। नवरत्न पवेलियन के बल की गुप्त सहायता से साहिल जोशी ने जो गाड़ियां व्यवस्थित की थीं, वे अन्य वाहनों के कारण अजीब तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गईं या ड्राइवरों को पीटा गया, वे सभी तुरंत बंद हो गए। मिनीवैन में साहिल पागलपन की कगार पर था, जोर जोर से गालियां दे रहा था। अरे क्या हो रहा है? क्या वे सभी स्व हैं? तुमने ये कैसे व्यवस्थित किया? ये सभी लोग इतने अविश्वसनीय क्यों हैं? फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।